क्लाउड रिकॉर्डिंग करिए जी। जल्पा भगिनी तेन धौता गिरा पूषां विमलै शब्दवारिभिः तमश्चाजानजं भिन्नं तस्मै पाणिनये नमः। अज्ञानन्दस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। तस्मै पाणिनये नमः। नमो नमः सर्वेभ्यः सुप्रभातम्। धन्यवादः। नमः नमः। मनीष महोदय कृपया कक्षा स्वीकरोतु। सर्वेभ्यो नमो नमः। आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। पूर्व कक्षा में हमने ऊष्म वर्णों को प्रारंभ करना था हमें, ठीक है। तो अब हम ऊष्म वर्ण से लेकर के हम सीखेंगे स प्रत्यय लगाने की विधि सीखेंगे। अब देखिए, सबसे पहले ऊष्म वर्णों में हमारा वर्ण आएगा तालव्य शकार। कौन सा आएगा? तालव्य शकार। तो अब हम तालव्य शकार को लेकर के पहले सीखेंगे थोड़ा सा। अब देखिए, मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूं। आप सभी को स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? तो अब देखिए, प्रारंभ करते हैं। देखिए, तालव्य शकारांत। अब उन धातुओं की चर्चा करेंगे जो धातु कैसी होंगी, तालव्य शकार से अंत में होंगे, ठीक है। और जिन धातुओं के अंत में तालव्य शकार होगा, तालव्य शकारांत धातुओं से हम स प्रत्यय लगाने की विधि सीखेंगे, ठीक है। अब और लोग माइक ऑफ कर लीजिए, ठीक है। तो अब तालव्य शकार होगा, पूर्व में क्या होगा? तालव्य शकार होगा हमारा, ठीक है। और बाद में क्या होगा? सती प्रत्यय होगा। क्या प्रत्यय होगा? सती प्रत्यय होगा, ठीक है। अब देखिए, आपको एक सूत्र पढ़ाया था। क्या सूत्र था? वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भ्राज छशांशः। सूत्र याद है आपको? सूत्र, वह सूत्र कहता है कि तालव्य शकारांत धातुओं को हम क्या करते हैं? मूर्धन्य शकारांत करते हैं। अर्थात जितनी भी तालव्य शकारांत धातु होंगी वो सारी की सारी कैसी हो जाएंगी? मूर्धन्य शकारांत होंगी। और तो ये जो तालव्य शकारांत धातु ये कैसे हो जाएगी? आपकी मूर्धन्य शकारांत होगी। कब होती है ये? वृश्च भ्रश्च कब लगता है? तो कहते हैं झली पदांते। कब लगता है? झली पदांते। झल परे होने पर अथवा पदांत। तो सती का जो स है ये यहाँ पर झल प्रत्याहार में आता है। इस कारण से ये तालव्य शकारांत जितनी भी धातुएं हैं वो सारी की सारी कैसे हो जाएंगी? हमारी मूर्धन्य शकारांत हो जाएंगी, ठीक है। कैसे हो जाएंगी? मूर्धन्य शकारांत। मनीष महोदय, क्या ये शकार मतलब जितनी ये ब्रस्ट इसमें जो बनाई गई इतने में ही होगी ना? सभी की और भी तो होंगी ना इसकी? वो क्या वो भी होती है? ये जो आपने सूत्र बताया है ना, ब्रस्ट ये जो भी है, मुझे उतना याद नहीं है। उसमें तो झली परे या पदांते होकर के मूर्धन्य शकार बनता है तालव्य शकार को। क्या और भी तो धातुएं होंगी तालव्य शकार अंत में आता होगा? सभी जितनी भी टोटल तालव्य शकारांत धातुएं होंगी उन सभी तालव्य शकारांत धातुओं को मूर्धन्य शकारांत हो जाएंगी। कैसे रहेंगी? तालव्य शकारांत सारी मूर्धन्य शकारांत बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन क्या ये इतनी धातुएं हैं जो जितनी इसमें गिनाई गई है इस सूत्र में? नहीं, ये तो देखिए, मैं एक बार फिर से देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए कि वृश्च भ्रश्च सृज मृज यज राज भाज छशांशः सूत्र में 7 तो हमारी कैसी धातुएं हैं? 7 हमारी चवर्गीयांत धातुएं। कैसी धातुएं? चवर्गीयांत, जी, ठीक है। तो वो उन्होंने स्पष्ट बताया है कि चवर्ग में 7 धातुएं बताई। उसके बाद उन्होंने बोली छकारांत धातु। कौन सी धातु? छकारांत। अस्तु, ठीक है। और उसके बाद बोली उन्होंने तालव्य शकारांत। अच्छा, तो इसमें सभी आ गई। अच्छा, धन्यवाद।
तो अच्छा। शकारांत और तालव्य शकारांत कहने पर सारी की सारी तालव्य शकारांत धातुओं को क्या हो जाएगा, मूर्धन्य शकार हो जाएगा। अब जब ठीक है। मूर्धन्य शकार हो जाएगा तो आप लोग ध्यान दीजिए कि अब आपकी धातु दो प्रकार, ऊष्म वर्ण आपके कौन कौन से होते हैं आपके, तो बताएगा? श, सकार तीनों तीनों सकार सकार। ठीक है। आज हम सीखेंगे, हमारा बस अभी ये इतनी प्रकार की धातुएं बची हैं, तालव्य शकारांत, मूर्धन्य शकारांत, दंत शकारांत और हकारांत। इन धातुओं से अब हमें स्थिति प्रत्यय लगाने की विधि सीखनी है आज। अब देखिए तालव्य शकारांत सारी धातु कैसे हो जाएंगी, मूर्धन्य शकारांत बन जाएंगी, और मूर्धन्य शकारांत तो पहले से ही मूर्धन्य शकारांत है। अब हमको ये समझना है कि जब मूर्धन्य शकारांत बन जाएंगी तो उनको क्या प्राप्त होता है, क्या कार्य प्राप्त होता है। तो आप सभी को पता ही है, सूत्र मैंने बताया, षडोहो कह सी। क्या सूत्र है? षडोहो कह सी। कि श के स्थान पर का होता है सपरे होने पर। कब होता है? सपरे होने पर। ठीक है। अब इस सा को क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, का हो जाएगा, और आगे वाला जो सती है इसको क्या कर देंगे, मूर्धन्य शकार। आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शकार करके हम हमारा क्षति बन जाएगा, और जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, क्षति। ठीक है। अब देखिए जो क्षति शब्द है, ये क्षति शब्द आपको बनाना आया कि तालव्य शकारांत धातु को आपको मूर्धन्य शकार बनाना है, और जब मूर्धन्य शकार बन जाएंगे तो उनको षडोक्कासी से का करना है, शा को, और का के बाद में सा को मूर्धन्य शकार बना के जोड़ के क्षा बना लेंगे। अब देखिए हमारी धातु क्या है, शक धातु है। कौन सी धातु है? शक। ठीक है, सॉरी शक कह रहा हूं। अब हमारी धातु देखते हैं कौन सी धातु है हमारी। तो धातु आई दृश्य धातु। कौन सी धातु है? दृश्य। अब देखिए दृश्य धातु के लिए आपने एक सूत्र पढ़ा था, याद होगा आपको, सृज दृशोल छल्यम अकिति। मैंने आपको बताया था कि अम का आगम होता है। ठीक है। आपको पूर्व कक्षा में दो सूत्र पढ़ाए थे मैंने, एक तो सृज दृशोल छल्यम अकिति और एक था अनुदात्तस्य चर्दुपदस्यान्यतरस्याम। ठीक है। तो ये सूत्र क्या कहता है, सृज दृशोल छल्यम अकिति, सृज और दृश्य इन दो धातुओं को झलादि अकित प्रत्यय पर अम का आगम होता है। ठीक है। ये नित्य करता है इन दोनों धातुओं को, और जब अम का आगम हो तो सृज को बनेगा स्रज। क्या बनेगा? स्रज। और दृश्य को क्या बनेगा? दृश्य। ठीक है, हमने पूर्व कक्षा में सीखा था। अब देखिए अनुदात्त से चर्दुपदस्यान्यतरस्याम करता है, ये विकल्प से करता है, ये भी अम आगम करता है, पर कैसे करता है? विकल्प से करता है। तो जब स्पृश और मृश ये दो तालव्य शकारांत हैं, यदि इनको हम विकल्प से अम आगम करेंगे तो एक पक्ष में जब अम आगम करेंगे तो क्या बनेगा, स्पृश को क्या बनेगा? स्प्रश। क्या बनेगा? और मृश को मृश। स्पृश को क्या बनेगा? क्रश। और जब नहीं करेंगे अम आगम तो क्या बनेगा? स्पृश रहेगा और मृश रहेगा और कृश रहेगा। ठीक है। अब देखिए हमारी दृश्य धातु चल रही थी, तो दृश्य धातु से अब हमने सीखा कि हमें पता लगा कि सृज दृशोल छल्यम अकिति सूत्र के द्वारा दृश्य धातु को अम का आगम होगा। क्या होगा? अम का आगम होगा। अब दृश्य धातु है आपकी, अब दृश्य धातु के बाद में प्रत्यय आपका है सति प्रत्यय। ठीक है। अब देखिए ये तालव्य शकारांत है, पहले दृश्य को हमने क्या बना लेंगे? दृश्य बना लेंगे। क्या बना लेंगे? दृश्य बना लेंगे। ठीक है। अब देखिए द्रा भाग वैसा का वैसे ही रहेगा, और श और स के बीच में ये जो श और सति के बीच की जो प्रक्रिया है मैंने आपको बता दी। क्या प्रक्रिया है? तालव्य शकार को पहले वृष्ट वृज से मूर्धन्य शकार हो जाएगा। ठीक है। मूर्धन्य शकार बनने के बाद में फिर षडोक्कासी से इसको का हो जाएगा, का बनने के बाद में क्या हो जाएगा? सती। इसको सती को जो क्या हो जाएगा, सती का जो सा है इसको मूर्धन्य शकार होकर क्या बन जाएगा? क्षति बन जाएगा, और जोड़ देंगे तो द्रक्षति। क्या बन गया आपका? द्रक्षति। अब देखिए अब स्पृश धातु क्या करती है? विकल्प से करती है। क्या करती है? विकल्प से करती है। तो ये विकल्प से करती है तो इसमें दो रूप बनेंगे। कितने रूप बनेंगे आपके? दो रूप। अब देखिए पहले एक रूप बनेगा आपका स्पृश और मृश। क्या बनेगा? स्पृश और मृश। अब स्पृश और मृश को एक स्पृश मृश रहेगा और एक रहेगा स्पृश और मृश। जब हम आगम कर देंगे तो करने वाला स्पृश और मृश। अब कुछ नहीं करना है, स्पृश है
तो उसके बाद में स्यति प्रत्यय आया तो क्या बन गया? स्प्रक्षति। क्या बन जाएगा? देखिए स्प्रश है, क्या था? स्प्रश है और एक बार स्पृश है, ठीक है। अब आपको क्या करना है? इसके बाद में स्थिति प्रत्यय आया तो आपको प्रक्रिया बता दी है। षडो का भ्रष्ट भ्रज षडो का सी और आदेश प्रत्यय और जोड़ जाए तो क्या बन जाएगा आपका? क्या बन जाएगा? प्रक्षति। स्प्रक्षति, ठीक है। स्पृक्षति और स्प्रक्षति दो रूप बनेंगे आपके, ठीक है। समझ में आपको सभी को? स्प्रक्षति स्पृक्षति। अमृष का क्या बनेगा? उसमें मृष है तो मृष को मृष करिए, अमागम करने पर मृष प्लस क्षति मृक्षति। क्या बनेगा? और मृक्षति, ठीक है। समझ में आप सभी को? ये देखिए यहाँ लिखा है और अब देखिए, सॉरी गलती हो गई, इसे ध्यान से निकल गया। जब हम स्पर्क्षति बनेगा यहाँ पर। हाँ स्पर्क्षति बनेगा। हाँ स्पर्क्षति बनेगा। अब जब देखिए, जब स्पर्श करा हमने, जब स्पर्श किया तो स्पर्श करने पर क्या हो गया हमारा? एक बार स्पर्श बना और एक बार स्पर्श रहा। जब स्पर्श रहेगा तब तो हमें क्या करना है? जोड़कर क्षति जोड़कर क्या बन जाएगा हमारा? स्प्रक्षति बन जाएगा, ठीक है। स्प्रक्षति बन जाएगा। पर जब हम स्पृश प्लस क्षति रहेगा, स्पृश का स्पृश ही रहेगा, अमागम नहीं करेंगे तो पुगंत लघु पदस्य। क्या सूत्र है आपका? पुगंत लघु पदस्य गुण हो जाएगा। गुण हो जाएगा तो री को गुण होकर क्या बनेगा? अर्ध। तो क्या बन जाएगा आपका? स्पर्श। अभी और स्पर्श अब स्पर्श प्लस क्षति के मिलकर क्या बन जाएगा? स्पर्क्षति, ठीक है। एक बार रूप बनेगा स्प्रक्षति और एक बार बनेगा स्पर्क्षति। इसी प्रकार मृष धातु से एक बार बनेगा मृक्षति और एक बार बनेगा मर्क्षति। क्या बनेगा? मर्क्षति, ठीक है। अब देखिए अब धातु आ रही है आपकी अश और क्लिश धातु आ रही है। कौन कौन सी धातु आ रही है? ये दोनों धातु आपकी वेट है। कैसी है? वेट। अर्थात एक बार आपको स्थिति प्रत्यय लगाना है और एक बार इष्यति प्रत्यय लगाना है। तो देखिए इष्यति प्रत्यय लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं है। अश में इष्यति लगाएंगे तो क्या बनेगा? अशिष्यति, और क्लिश में लगाएंगे तो क्लिशिष्यति। तो सॉरी, क्लिश को गुण कर देंगे, क्लिश को गुण कर देंगे और क्लेश प्लस इष्यति क्लेशिष्यति बन जाएगा, ठीक है आपका। दिक्कत कहाँ है? जब हम क्षति प्रत्यय लगाएंगे तो अश प्लस क्षति तो क्या बन जाएगा हमारा? अक्षति। कैसे बना? आपको पता लग गया। जो तालव्य शकार इसको मूर्धन्य शकार, षडोकासी और फिर आदेश प्रत्यय मिला दिया तो अक्षति। और क्लिश है, क्लिश को गुण किया, क्लेश और क्लेश प्लस क्षति क्या बनेगा? क्लेक्षति। क्लेक्षति बनेगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसके बाद में धातु आई आपकी, कौन सी धातु है? नश। नश धातु, ठीक है। अब नश धातु में क्या सूत्र है? तो सूत्र है मस्जि नशोल छली। ये सूत्र क्या करता है? सबसे पहले ये सूत्र करता है नुम का आगम। क्या करता है ये? नुम का आगम करता है। अब नुम का आगम करेगा तो कहाँ होगा नुम का आगम? अंतिम अच के बाद। हाँ, नश धातु है आपकी, ठीक है। नश धातु है और नश धातु को नुम का आगम करना है। अब नुम में बचेगा न। नुम में क्या बचेगा? नुम में ना बचा, माँ की संज्ञा हलंत से ऊ की उपदेश से ना बचा। अभी ना कहाँ बैठेगा? अंतिम अच के बाद, तो नंश बन गया। अब इसको नश्चा पदांत से क्या हो जाएगा? अनुस्वार हो जाएगा। तो अनुस्वार होकर नंश बन गया। क्या बन गया हमारा? नंश। पर इसको परसवर्ण नहीं होगा क्योंकि ऊष्म वर्णों के परे होने पर परसवर्ण नहीं होता है, ठीक है। नहीं। अब नंश बन गया। अब नंश के बाद में बताइए, कोई बताइए क्या बनेगा यहाँ पर? तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार करेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब ये सूत्र देखिए, ये धातु भी आपकी वेट है। कैसी है? वेट।
जब ये नुम आगम भी झलादि प्रत्यय पर होने पर होता है। कब होता है? झलादि जब हम इट का आगम करेंगे तो इट हो तब गया, नहीं। और इट होने के बाद में झलादि नहीं बचेगा। तो जब झलादि नहीं होगा तो नुम का आगम भी नहीं होगा, तो नश प्लस इष्यति क्या बनेगा? नशिष्यति। ठीक है, नंक्षति और नशिष्यति। बिल्कुल आसान है, आपको बता दिया मैंने कि आपको कैसे करना है। ठीक है, अब देखिए जितनी भी अनिट धातुएं हैं, इन सभी अनिट धातुओं देखिए, दिश रिश लिश विश रुष कृष दंश। अब ये सभी धातु में पहले आपको क्या करना है? आपको गुण करना है। दिश में को क्या बनाएंगे? देश। क्या बना लेंगे? देश। गुण करके पुगंत लघु पदस्य से गुण करेंगे। दिश को देश, लिश को रेश, लिश को लेश, विश को वेश, कृष को क्रोश और रुष को रोष और दंश का दंश ही रहेगा। अब इसको इन सभी धातुओं के तालव्य शकार को मूर्धन्य शकार बनाएंगे। किससे बनाएंगे रमेश महोदय? किससे बनाएंगे रमेश महोदय? हाँ, वाला इसी से बनाएंगे, शकार बनेगा। इन सभी तालव्य शकारांत धातुओं को मूर्धन्य शकारांत बना लेंगे। तो दिश को देश बन गया, रिश को रेश। अब मूर्धन्य शकार बनने के बाद में फिर क्या सूत्र लगेगा हमारा? इन सभी आदेश प्रत्यय। तो देख बन गया, और आदेश प्रत्ययों से क्या हो जाएगा? सा को मूर्धन्य शकार हो जाएगा, और जोड़ देंगे तो क्या बनेगा? देक्षति, रेक्षति, लेक्षति, वेक्षति, क्रोक्षति, रोक्षति, दंक्षति। बिल्कुल आसान है, आपको बस समझने की देरी है कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए तालव्य शकारांत सभी धातुओं को झल परे होने पर अथवा पदांत में क्या होता है? मूर्धन्य शकार हो जाता है। ठीक है, समझ में आया? अब देखिए कृष धातु, अब शकारांत धातु प्रारंभ हो रही है। अब हमने सारी प्रक्रिया सेम रहेगी हमारी। कैसी रहेगी? सेम रहेगी। बस क्या है कि हमने तालव्य शकार को मूर्धन्य शकारांत बनाया था, और ये पहले से ही मूर्धन्य शकारांत है। ठीक है, अब कृष धातु आई, तो कृष धातु को आपको क्या करना है? कृष धातु थी आपकी, आपको सूत्र देखिए, ये सूत्र क्या है आपका? अनुदात्तस्य चर्दोपदस्यान्यतरस्यान्। ये जो विकल्प से जब अमागम करता है तो किस किस धातु करता है? सिर्फ त्रिप द्रिप स्पृश मृष कृष। तो कृष धातु है आपकी, इसको विकल्प से करेगा कि नहीं करेगा? तो इसको विकल्प से अमागम होगा। विकल्प से क्या होगा? अमागम। जब अमागम करेंगे तो क्या बनेगा इसका रूप? कृष का क्या बनेगा? कृष को क्या बनेगा? ठीक है, और क्रश बन जाएगा, और क्रश बनने के बाद में फिर षडोकासी आदेश प्रत्यय करके क्रक्षति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और जब कृष धातु से हम कौन सा प्रत्यय लाएंगे? कृष धातु से हम जब अमागम नहीं करेंगे तो सति प्रत्यय करेगा, तो क्या हो जाएगा? इसको क्या कर देंगे हम? गुण कर देंगे, तो कर्ष प्लस क्षति कर क्षति बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? कर क्षति। ठीक है, अब कर क्षति बनने के बाद में आगे चलते हैं। अब देखिए वेद शकारांत धातु आप सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि आपको क्या करना है? मूर्धन्य शकारांत है। अब वेट होगी, मतलब एक बार इडागम करना है, एक बार इडागम नहीं करना है। जब इडागम करेंगे तो आराम से बस जोड़ देना है, और जब इडागम नहीं होगा तो षडोकासी आदेश प्रत्यय और जोड़ दे तो बन जाएगा। अब धातु है आपकी निर उपसर्ग पूर्वक कुश धातु। कौन सी धातु है? निर उपसर्ग पूर्वक कुश धातु है। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कुश बनेगा आपका। पहले आप इतना ध्यान रखिए, निष्कुश क्या रहेगा? क्या रहेगा आपका? निष्कुश। अब निष्कुश के बाद में इष्यति आया, तो कुश को क्या हो जाएगा? निष्कोश बन जाएगा। क्या बन जाएगा? और इष्यति निष्कोश क्षति। जब क्षति प्रत्यय नहीं लगे, मतलब ये निष्कुश कैसा बना? एक बार बताइए, निष्कुश कैसा बना? द्वित बना, द्वित होकर के। नहीं, निरुपसर्ग है यहाँ पर। क्या है? निरुपसर्ग है। ये मैं अभी आपको बताऊंगा आपको कि रा को शा कैसे हो गया। तो आपका वो क्या है? निरुपसर्ग। ठीक है, अब पहले आप इसकी पूरी प्रक्रिया कर लेते हैं, इसको लास्ट में करेंगे। ठीक है, तो निरुपसर्ग है आपका। अब निरुपसर्ग करने के बाद में आपको क्या करना है? विकल्प से इडागम करना है। विकल्प से इडागम करना है। क्या करना है? विकल्प से
इडागम, तो निष्कुश प्लस क्षति निष्कोष्यति बन जाएगा। क्या बन जाएगा? निष्कोष्यति। ठीक है। अब वेट शकारांत धातु आ रही है। कौन सी धातु आ रही है? वेट शकारांत धातु। सेम प्रक्रिया रहेगी। कौन कौन सी? अक्ष, तक्ष, त्वक्ष। अच्छा, अब रमेश महोदय ये बताइए, अक्ष का रूप क्या बनेगा सती प्रत्यय के पदों पर, इडागम करके और इडागम नहीं करने पर? सॉरी, अभी एक मिनट रुकिए, इसमें थोड़ी दिक्कत होगी आपको। अब ये अक्ष, तक्ष, त्वक्ष, ये तीनों धातु आपकी कैसी हैं? ये तीनों धातु संयोगांत है। कैसी है? संयोगांत। और संयोग किस किस का है? तो तालब संयोग का और मूर्धन्य शकार, सॉरी मूर्धन्य शकार का। ठीक है। अब का और मूर्धन्य शकार का योग है। अब देखिए कि हरिओम। अनिश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ हरिओम, हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही। अभी आ रही है। हेलो, हाँ मनीष महोदय, आपकी आवाज आ रही है। हरिओम, आं महोदय वदतु। आवाज आ रही है अब मेरी? जी जी जी। हाँ, अभी आ रही है। तो देखिए, आपकी जो धातुएं हैं, इन धातुओं से क्या हो जाएगा? इसको संयोगाद्य और अंत्येच से आपको इनके सकार का क्या करना? ककार का लोप करना। ककार का लोप करना, क्योंकि संयोग के आदि में का है कि नहीं है। तो इसको संयोगाद्य और अंत्येच क्या कहता है? के आदि में सकार, दंत सकार और ककार का लोप होता है। तो यहाँ पर ककार है, तो ककार का लोप कर दीजिए। जब अक्ष में जब हम ककार का लोप कर देंगे तो क्या बनेगा? अश, तक्ष में तश, तो अक्ष में क्या बचेगा? अश, त्वश। क्या बनेगा? ठीक है। अब आपको क्या करना है? अब आपको रूप इसके अश के रूप क्या बनेंगे? एक बार अश प्लस इष्यति अशिष्यति, और अश प्लस क्षति अक्षति। क्या बनेगा? अक्षति अशिष्यति। ठीक है। हाँ, अब देखिए इसके बाद सूत्र है आपका तक्ष का क्या बनेगा? तक्ष प्लस तश प्लस इष्यति तशिष्यति, और तश प्लस इक्षति तक्षति। ठीक है। और त्वक्ष धातु है, त्वक्ष का क्या बचेगा? त्वश बचा। त्वश प्लस इष्यति त्वशिष्यति, और त्वश प्लस इक्षति त्वक्षिष्यति। क्या बनेगा? त्वक्षति बनेगा ना? नहीं, त्वक्षिष्यति। त्वक्षति और त्वक्षिष्यति बनेगा। हाँ, त्वक्षति और त्वक्षिष्यति, क्योंकि जब ककार का इत प्रत्यय के पदों पर ककार का लोप नहीं होगा, क्योंकि ये सूत्र झलादि पदों पर करता है। झलादि और पदांत पे, झली पदांत पे। तो जब इत का आगम कर देंगे तो झल नहीं मिलेगा, तो ककार का लोप भी नहीं होगा। तो अक्षिष्यति और अक्षति। ठीक है। अक्षिष्यति और अक्षति, तक्षिष्यति तक्षति और त्वक्षिष्यति त्वक्षति। ठीक है महोदय। अब धातु आई आपकी चक्ष धातु। कौन सी धातु है? अब चक्ष धातु के बाद में प्रत्यय आपका आया ख्या प्रत्यय। क्या प्रत्यय? आदेश हो गया। आदेश हो गया। आदेश होता है महोदय, आदेश होता है चक्ष धातु। हाँ, चक्ष धातु आदेश हो गया। ठीक है। तो ख्या आदेश करने पर क्या बनेगा? ख्या प्लस क्षति। अब ख्या जो है वो एक बार ख्या रहेगा, एक बार क्या रहेगा? क्षा रहेगा। तो क्षास्यति और ख्यास्यति। क्यों? क्योंकि चक्ष धातु कैसी है आपकी? आकारांत है। कैसी है? आकारांत।
क्षा और आकारांत होने के कारण इसके आकारांत होने के चक्षुधा तो आकार नहीं है। जी क्षा क्षा हो आदेश जाता क्या है। हुआ ना? क्या आदेश हो गया ना महोदय? क्या क्या आदेश हाँ, ख्या के संदर्भ क्या में ठीक क्या है, तो विकल्प से आकारांत? जब हम कर रहे हैं तभी नहीं ना। नहीं, विकल्प से तो जब विकल्प से करेंगे तब भी आकारांत ही रहेगा। एक बार क्षा रहेगा, एक बारक्षा रहेगा, ठीक है। एक बार क्या ख्या रहेगा आपका? कैसे रहेगा? चक्ष क्षा देखिए, हो जाता है ना। चक्ष धातु है, चक्ष ठीक है। चक्ष धातु है आपकी। सूत्र आया आपका कि चक्ष धातु के स्थान पे क्या होता है? क्या होता है? ख्या। पर लेकिन भाष्यकार क्या? कहते कि क्या नहीं होता है, क्या होता है?क्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्षा होता है। अच्छा, क्षा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाष्यकार ने कह दिया। अब भाष्यकार के कहने के बाद में यहाँ पर सूत्र लगा आपका शस्य, एक वार्तिक लगी शस्य योवा। क्या वार्तिक है? क्या वार्तिक है महोदय? शस्य योवा, ठीक है। पुनः बताइए महोदय। एक बार शस्य बताइए। योवा, जी, धन्यवाद। शस्य योवा ये वार्तिक है। ये कहती है कि क्षा के श के स्थान पर या होता है। श के स्थान पे या होगा तो एक विकल्प से होता है। कैसा होता है? वा लिखा है ना, वा। वा मतलब विकल्प से। जब क्षा के स्थान पे या हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एक पक्ष में या बन जाएगा, क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा? क्या बन जाएगा। और जब हम इसे महोदय क्या कहते हैं, जब यकार आदेश नहीं होगा तो क्या रहेगा? कैसे रहेगा?क्षा रहेगा। कैसे क्षा रहेगा? रहेगा। और फिर खरीचा से जो क है, इस का को चर होकर के क्या बन जाएगा?क्षा बन जाएगा। क्या बन जाएगा?क्षा। तो दो रूप बनते हैं इसके, एक क्षा और एकक्षा। क्षा और एकक्षा, ठीक है महोदय। अच्छा, तो ये वार्तिक सुना नहीं वार्तिक है शस्य योवा। था। थोड़ा सा स्क्रीन ये करिए, नीचे नीचे। तो वार्तिक की सहायता से क्या हो गया महोदय हमारा? वार्तिक की सहायता से ये शकार दो के रूप स्थान बने। पर यकार हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। और अब देखिए, मैंने आपको कहा था जब आप संपूर्ण आदेश करेंगे तब आपको क्या रहेगा? अभी आकारांत बन गया। संपूर्ण आदेश करने के बाद में आकारांत बन गया। और आकारांत सारी धातु कैसी होती है आपकी? अनिट होती है। तो अनिट होने के कारण आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिट होने के कारण आपको यहाँ पर सिर्फ क्षति जोड़ना है। तो ख्यास्यति और क्षास्यति, ठीक है, कुछ नहीं होगा, बस आपको जोड़ देना है। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब सारी की सारी आपकी शकारांत धातु आई, इसके रूप बताइए क्या क्या करना पड़ेगा हम इसमें? कोशिश को करेंगे जी, और फिर गुण करना आदेश पड़ेगा। पहले गुण सभी को करके गुण फिर करेंगे, पहले बाद गुण में करेंगे, सभी को हाँ, फिर आदेश षडो प्रत्यय कोशिश को षडो करेंगे, कैसे फिर आदेश लगाएंगे। प्रत्यय से श करके जी। और मूर्धन्य शकार का संयोग होकर षडो ष बनेगा। कर तो क्या रूप बनेगा आपका? त्विष का रूप क्या बनेगा? त्वेक्षति, त्वेक्षति। क्या रूप बनेगा? त्वेक्षति, प्रोक्षति, कैसे बना? आपको बता दिया आपको कैसे बना, बताइए। त्विष को त्वे गुण करके वे त्वेच किया, उगंत लघु फिर पदस्य षडोकसी से से गुण त्वेच। किया जी। और षडोकसी षडोकसी से मूर्धन्य शकार को क आदेश हो गया और आदेश तो त्वेक हो प्रत्ययोग गया। से श बन गया। अंतर्गत शकार का मूर्धन्य शकार बन गया और क और मूर्धन्य शकार का संयोग से क्ष होके प्रेक्षति हो गया। बिल्कुल ठीक है, समझ में आया आपको। अब चलते हैं सकारांत धातुओं पे। किस पे चलते हैं? सकारांत दंत सकारांत धातु पे। दंत सकारांत धातुओं का बहुत ही सिंपल है। अभी दंत सकारांत धातु को मूर्धन्य शकार तो नहीं करते, हम करते हैं क्या? नहीं करते। मूर्धन्य शकार नहीं करेंगे तो क्या रहेगा? पहले हम देखते हैं, यदि धातु आपकी सेठ रहेगी, कैसी रहेगी? सेट रहेगी। सेठ रहेगी तो आपको क्या करना है? बस आपको जोड़ देना है। क्या करना है आपको? केवल जोड़ देना है। अब जोड़ देंगे तो मतलब जैसे मान लीजिए कोई जैसे पहले जोड़ देंगे केवल, तो इश्यति जोड़ दीजिएगा, ठीक है।
और जब अनिट धातु होगी तो वस प्लस क्षति आया, क्या आया? वस प्लस। अब सूत्र लगेगा आपका, एक सूत्र है सस्यार्ध धातु के, क्या है? चार्थ धातु के। ठीक है, ये सूत्र है आपका। ये कहता है सह सी आर्ध धातु के, क्या कहता है? सह च आर्ध। अब देखिए सह में कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। तो क्या अर्थ रहेगा कि स के स्थान और पर क्या स्थानीय रहेगा? है, स्थानीय। स्थानीय हो गया। स्थानीय रहेगा। ठीक है महोदय। निमित्त है। अब इसके बाद में फिर आपका सूत्र क्या है? फिर आपका सहस्यार्ध धातु के। वहां सी आया, फिर पद क्या है? सी। सी मतलब क्या है? सप्तमी। सप्तमी है। सप्तमी। सप्तमी का अर्थ क्या होता है? निमित्त। निमित्त, अर्थात स के परे होने पर। क्या होता है? स के परे होने पर। तो क्या है? स के परे होने पर। और कैसा सा होना चाहिए? तो आर्ध धातुक सकार होना चाहिए। कैसा सकार होना चाहिए? आर्ध धातु। तो ये सूत्र कहता है कि आर्ध धातुक सकार के परे होने पर सकार के स्थान पर क्या होता है? त आदेश होता है। क्या होता है? तकार आदेश होता है। क्या आदेश होता है? के स्थान पे तकार आदेश। अब आपकी धातु है वस और घस। क्या धातु है? और घस। घस। ये दोनों धातु आपकी, ये बताइए दंत सकारांत है कि नहीं है? दंत सकारांत है। और इसके बाद में सती प्रत्यय सकार आदि आर्धातुक प्रत्यय है कि नहीं है बाद में? है आर्धातुक प्रत्यय। तो आपको क्या करना है? आपको आपको जोड़ देना। ठीक है, बनाना है। को तो बनाकर ता बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? बस है वत्सति और घस है तो घत्सति। ठीक है महोदय, बनेंगे आपका। और इसके अलावा जो अन्य धातु होंगी उनको क्या करना पड़ेगा? आपको कुछ नहीं करना है, उसमें आपको इष्यति जोड़ देना है। ठीक है। अब जैसे अस धातु आई आपकी, तो अस धातु को क्या होता है? सूत्र पढ़ाया आपने, अस्तेर भू आदेश होता है। भू आदेश होता है। अब आप भू आदेश भू सेट करेंगे, है इसलिए उसको इडागम करेंगे। हाँ, तो भू धातु सारी की सारी दीर्घ उकारांत हमारी कैसी होती हैं? सेट होती हैं। ठीक है, याद रखिए इडागम का जो चर्चा है ना, ये कि कौन सी सेट होती है, कौन सी अनिट होती है, ये आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि आगे जब कृदंत पढ़ेंगे तब आपको बहुत ही आसानी समझ में आएगा। अगर आप अभी किसी की भी कृदंत की क्लास में चली जाएंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपने इडागम पढ़ लिया है और आपने सार्वधातु कार्धातु के पुगंत लघुपद जो सूत्र है वो सब पढ़े आपने, आपको बहुत जल्दी समझ में आएगा। ठीक है। अब देखिए कि सूत्र, अब आप चलते हैं आगे। अब सारी हकारांत धातु प्रारंभ हो रही है। कितनी कैसे धातु प्रारंभ हो रही है? हकारांत धातु है। पहली धातु है हमारी ग्रह धातु। कौन सी है? ग्रह। ये ग्रह धातु सेठ है। कैसी है हमारी? सेठ। सेठ है। इसका मतलब क्या है? ये कि इसको इट का आगम होगा, तो ग्रह प्लस इष्यति ग्रहिष्यति क्या बनेगा? अब देखिए एक सूत्र पढ़ाया था मैंने आपको, ग्रहो लिटि दीर्घ, ग्रह अलिटि दीर्घ, कि ग्रह धातु को आर्ध धातु प्रत्यय परे होने पर क्या होता है? इट को दीर्घ होता है। क्या होता है? इट को दीर्घ होता है। तो आप जब देखिए, आप हर जगह जब ई कर रहे हैं तो आप ह्रस्व ई हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पर लेकिन ये सूत्र क्या कर देगा? इट को दीर्घ कर देगा। क्या कर देगा? इट को। पर कब? केवल लिट को छोड़कर, लिट प्रत्यय को छोड़कर। कहाँ करेगा? यानी लिट लकार में छोड़ के। हाँ, अर्थात लिट लकार को छोड़ करके सभी जगह पर ग्रह धातु के बाद में जो इट प्रत्यय आएगा उसको क्या कर देगा? दीर्घ कर देगा। तो याद रखिएगा, अगर कभी प्रश्न मन में आया कि ग्रह धातु को दीर्घ कैसे हुआ? हरिओम, एक सेकंड। हाँ महोदय बोलिए। ग्रह धातु को दीर्घ कैसे हुआ?
तो आपको क्या करना है, ग्रह ग्रह धातु की इट को दीर्घ कैसे होगा, तो ग्रहो लिटि दीर्घा, ठीक है। अब चलते हैं, ग्रह धातु विशेष थी, इसके लिए सूत्र था इसलिए हमने पढ़ा। अब आगे है हमारा गकार आदि हकारांत धातु। कौन सी धातु? गकार आदि हकारांत। गकार आदि हकारांत धातु। ऐसा क्यों कह रहे हैं कि गकार आदि हकारांत पढ़ने की क्या जरूरत है? तो देखिए आदि गकार आपका गकार। कैसा है, ग आपका कौन सा वर्ण है? तृतीय वर्ण। तृतीय वर्ण आपका, ठीक है। अब आपको एक सूत्र पढ़ाया था, होढ़ा सूत्र। क्या सूत्र था? होड़ा। होढ़ा सूत्र। अब देखिए गाह, गृह और गुहा, ये धातुएं, जैसे इडागम, ये धातु वेट है आपकी, क्या कहते हैं, जो ग्रह और गृह, गाह और गृह धातु कैसी है, वेट है। कैसी है? वेट है। तो एक बार आप इडागम करेंगे और एक बार इडागम नहीं करेंगे। ये तो इतना तो सिंपल हो गया, हमें पता लग गया। अभी इन्हें अलग से पढ़ने की क्या जरूरत है? तो देखिए इनके आदि में ग है। ग क्या है? तृतीय वर्ण है। जब हम इनके हा को होढ़ा से क्या बना लेंगे? ढ बना लेंगे। क्या बना लेंगे? हकार को ढकार होता है, तो क्या बन जाएगा? गाढ़। क्या बन जाएगा? गाढ़, ठीक है। देखिए गाढ़ बनाना क्यों बनना है? गाढ़ और गृह को क्या बन जाएगा? गृढ़, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया। अब ढ है आपका कौन सा वर्ण है? चतुर्थ वर्ण है। चतुर्थ वर्ण है। और ग आपका तृतीय वर्ण है। गाचो बशोबश लगेगा। जब हमने पढ़ा था कि यदि आदि वाला वर्ण तृतीय हो और अंतिम वाला वर्ण चतुर्थ हो, आदि वाला तृतीय और अंतिम वाला क्या हो? चतुर्थ हो, तो आदि जो तृतीय वर्ण है उसको भी चतुर्थ वर्ण हो जाता है। किस सूत्र से पढ़ा हमने? एकाचो बशो भश मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आपको बार बार नहीं पढ़ाऊंगा क्योंकि बहुत समय वेस्ट होता है, ठीक है। तो जब गा है, गाढ़ हो गया, इसको गा को क्या करेंगे? चतुर्थ वर्ण घ बना देंगे। घा बनाएंगे। क्या बनेगा? घाड। घाड और घृड, घाड और घृड, और री को गुण कर देंगे, क्या बन जाएगा? घाड, घड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? घड़। अब देखिए अभी ढा को का कैसे बना? सूत्र याद है किसी को? षडोकसी। ढा के स्थान पर क्या होता है? मूर्धन्य शकार और ढा, इन दो वर्णों के स्थान पर का होता है सा परे होने पर। तो सती का सा है तो ढा को का हो गया। तो घाट, घाट था, घाट को क्या बन गया? घाक, और घड़ था तो घड़ को क्या बन गया? घर्क बन गया। अब जब का बन गया तो आपको पता ही है क्या करना है, आदेश प्रत्ययो हो और मिला दें तो घाक क्षते और घर्क क्षते, ठीक है। जब इनको इडागम नहीं करेंगे, जब इनको इडागम कर देंगे तो क्या होगा? गाह प्लस इष्यते, गाहिष्यते, ठीक है। जो होड़ा है वो भी कब लगता है? झल पर अंत में, ठीक है। झल पर यहाँ पर जब इटागम करेंगे तो झल नहीं मिलेगा, तो फिर क्या होगा? गाहिष्यते बन जाएगा। और जब गाह के ह को आप ढ नहीं करेंगे तो चतुर्थ वर्ण नहीं मिलेगा, अर्थात जशंत नहीं मिलेगा, तो ग को भी तृतीय वर्ण को भी चतुर्थ वर्ण नहीं होगा, ठीक है। अब वेट गुह धातु आई। कौन सी धातु है? गुह। तो इसको एक बार गुह को क्या करेंगे? गोह बनाएंगे। क्या बनाएंगे? और गोह बनने के बाद में क्या करेंगे बताइए? हा को ढ बनाएंगे। ठीक है स्पेशल जी। फिर उसके बाद गोड बन गया। उसके बाद में पहले एकाचो बशोबश लगाएंगे, ग को घ बनाएंगे, ग को घ बनाएंगे, गोह को बन जाएगा घोड। क्या बन जाएगा? घोड। अब घोड प्लस स्थिति बनने के बाद में षडोकासी लगाएंगे, फिर ढा को सा बनाइए और सा को आदेश प्रत्ययों से शाह बनाकर घोक्षति और घोक्षते इत्यादि बनेंगे, ठीक है। और जब इटागम करेंगे तो क्या बनेगा? बताया गोह क्यों नहीं लगाया? अभी लगा रहे हैं माता जी, लगा रहे हैं। अब देखिए जब आपने इटागम कर दिया, ठीक है, तो क्या बन गया? गुह प्लस इष्यति बना,
गुह प्लस इष्यति। तो सूत्र प्राप्त हुआ पुगंत लघु पदस्य। क्या प्राप्त हुआ? उसने कहा कि गुण कर दूंगा तो गोहिष्यति बनना चाहिए, पर सूत्र आया ऊदुपधाया गोहा। क्या सूत्र पढ़ा था आपने? इदुपद नहीं, ऊदुपधाया गोहा। ठीक है, अब देखिए ईदुपधाया गोहा क्या कहता है, ओ सॉरी ऊदुपधाया गोहा क्या कहता है कि गु धातु की उपधा को ऊत होता है। आपने स्टार्टिंग में मैंने भवादी गण की सबसे पहले धातु जब बनाई थी तब आपको बताया था। कब आजादी करता है ये? प्रत्यय रहने आजादी पर। प्रत्यय परन पर। कब करता है? आजादी प्रत्यय परन पर। ठीक है, और तो आजादी प्रत्यय पर में है इष्यति, तो गु हिष्यति बन जाएगा। ऊ को दीर्घ कर देंगे तो गुह प्लस इष्यति गुहिष्यति और गुहिष्यते। ठीक है, समझ में आपको? अब देखिए इसमें एक आचो बशोबश क्यों नहीं लग रहा? जो होढ़ा सूत्र नहीं लगेगा। तो हाँ जल परे नहीं, आपको बोलना है एक आचो बशोबश इसलिए नहीं लग रहा आजादी है। प्रत्यय सामने आजादी नहीं, आजादी प्रत्यय तो सामने, वो तो ठीक है, उसकी तो छोड़िए, पर आप ये बोलिए झषंत नहीं है आपका। क्या नहीं है? झषंत नहीं है। आपका स्थान ही पूर्ण नहीं है, तो आप निमित्त क्या देखेंगे? ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आई दूहा दीहा द्रुहा। अब देखिए ये दा भी आपका तृतीय है कि नहीं है? तृतीय है, और ये हकारांत है, तो आपको फिर से पता लग गया कि आपको हा उडा से ढा बनाना है, और ढा बनाने के बाद आपको क्या करना है? एक काचो बशो बस से इस दा को क्या कर लेना है? फिर ढा कर लेना है, तो क्या बन जाएगा? धोड़ बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? एक सेकंड, सूत्र आया आपका दादेर धातुर्घ। सूत्र क्या है? दादेर धातोर्घः। ये सूत्र होढ़ा सूत्र का अपवाद सूत्र है। क्या सूत्र है ये होढ़ा का? कैसे होढ़ा का अपवाद है? होढ़ा सिंपल कहता है होढ़ा कि हकार को ढकार होता है झल परे होने पर अथवा पदांत में। देखिए क्या कहता है वो होढ़ा कि हा ढा झली पदस्य अंते, कि हकार को ढकार होता है झल परे होने पर अथवा। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो वा लिखा है ना ये गलत लिखा है उन्होंने। ठीक है, इस वा को रहने दीजिएगा, तो बोले विकल्प से नहीं करता है, नित्य करता है। ठीक है, हा के स्थान पर ढा नित्य होता है। अब दूह धातु आई, तो दूह धातु के हा को भी धा होना चाहिए, नहीं ढा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर लेकिन इन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? तो सूत्र दादेर धातुर्गः। ये सूत्र कहता है कि आपकी धातु हकारांत है, ठीक है, उसको होढ़ा से हो ढा प्राप्त होगा, पर यदि दकार आदि हुई, कैसी हुई? दकार आदि हकारांत हुई। बोलिए, दकार आदि हकारांत हुई, तो आपको ढा ना करके क्या करना है? घ करना है। क्या करना है? अब देखिए ढा करेंगे तब भी उसको क्या हो जाएगा? षडोकासी से का हो जाएगा। एक सेकंड, आप लोगों में से किसी का माइक खुलता तो बैक वॉइस आती है, तो षडोकासी से का हो जाएगा, और घा करेंगे तब भी उसको खरीचा से चर होकर का हो जाएगा। ठीक है, पर लेकिन जब घा भी चतुर्थ है आपका और ढा भी चतुर्थ है, तो ये चतुर्थ वर्ण लगेगा, तो क्या हो जाएगा आपको? चतुर्थ वर्ण लगने के बाद में जो आपका दूह का जो दा है, दूह का दा, दाह का दा, दीह का दा, द्रुह का दा, इन सभी को क्या हो जाएगा? एक आत्म से क्या हो जाएगा? धा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो धोक बना, खरीचा से चर किया तो धोक बना, और धोक प्लस क्षति धोक क्षति। दहा को क्या करा? दादे धातुर घा से हा को घा किया। ठीक है, घा करने के बाद में आपने फिर झषंत हो गया, तो एक आचो बशो बस से दा को धा किया, तो क्या बन गया आपका? धग। धग बनने के बाद में सती प्रत्यय, सती का जो सा है वो खर प्रत्याहार में आता है, अर्थात खरीचा से हमने क्या कर दिया? घा को का करके धक बन गया, तो धक प्लस क्षति क्या बन गया आपका? धक क्षति। क्या बन गया? दिया को, अब दिया को कोई बनाइए एक बार,
को दादेर धोतार सूत्र से ह का घ हो गया, और दीह में पुगंत लघु पदस्य से दीह का देह हो गया, दी का देह हो गया तो देह हो गया, और एकाचो वसो वर्ष सूत्र से द को ध हो गया तो धेघ हो गया, और फिर खरीच सूत्र से घ को क कर दीजिए तो घेक हो गया। घेक और आदेश को आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य शकार करके क्षति हो गया, और फिर क और मूर्धन्य शकार का संयोग से घेक क्षति हो गया। तो बहुत बढ़िया आपने बनाया। इसी प्रकार द्रुह धातु, तो द्रु को गुण करके द्रोह बन जाएगा, हकार को दादेर धातु से घ हो जाएगा, द्रोग हो गया। फिर एकाचो बशो बस से क्या हो गया, द को घ हो गया, उद्ध हो गया तो ध्रोग हो गया, ध्रोग। फिर का को घा को का कर लिया खरीचा से और जोड़ दिया तो ध्रोग क्षति बन गया। ठीक है, अब देखिए सूत्र, अब न धातु आई तो ये भी, इसका भी क्या है, ये न धातु, तो हो ढा से ढा होना चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, ढा ढा होना चाहिए था। और ये इसमें दादे धातु का लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। और बताइए कोई लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। महोदय गलत बोल रहे हैं। नहीं कोई लगेगा लगेगा। कि नहीं नहीं लगेगा? लगेगा महोदय, क्यों नहीं लगेगा? आदि में क्योंकि दकार आदि नहीं है। आदि में न है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात महोदय, क्योंकि दकार आदि नहीं है। कैसा नहीं है? आदि नहीं है। तो दादेर धातु और घा को डकार आदि ये मुख्य शब्द है। यदि दकार आदि होगा तो ह को घा करेंगे, और नहीं होगा तो होढ़ा से ढा होना चाहिए। तो ये ना धातु हकार दकार आदि तो नहीं है, तो होढ़ा से क्या होना चाहिए, इसको ढा होना चाहिए। और एक सूत्र बनाया नहो धा, क्या सूत्र है? इसने कह दिया कि ना धातु के हकार को धा होता है। क्या होता है? ठीक है, क्लियर हो गया आपको? फिर खरीचा लगेगा। फिर बस ना धातु के हकार को धा कर लिया आपने। अब जब ना को क्या नद बन गया, नद। एकाचो बसो बस झषंत से धो लगेगा कि नहीं लगेगा? एकाचो बसो बस झषंत से धो नद में लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। नहीं लगेगा ना। पंचम वर्ण हो गया ना। मैंने बोला नहीं लगेगा, आपने बोला नहीं लगेगा, तो आपको ये बताना है क्यों नहीं लगेगा। ना पंचम वर्ण है ना। हाँ, और हमको कौन सा वर्ण चाहिए था? 34 होना चाहिए, ये 50। बिल्कुल सही, ठीक है। इसका मतलब देख लीजिए, आप लोग अच्छे समझ रहे हैं सूत्र को। अभ्यास, जितना अभ्यास करेंगे हम उतना समझ में आ जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके। अब नहोधा हो गया। इसके बाद में 8 हकारांत धातु आ रही है। सभी को आपको क्या करना है? सभी को आपको, अब देखिए ये 8 हकारांत धातु हैं। एक सेकंड, अभी इन 8 हकारांत धातु से जो बच्चे जो हकारांत धातु होती हैं उनको क्या करना है? सबसे पहले देखिए, इन सभी धातुओं में कोई भी आपका तृतीय आदि वर्ण नहीं है। आदि में तृतीय वर्ण नहीं है, इसलिए आपको एकाचो वश के बारे में सोचना भी नहीं है। ठीक है, होढ़ा से ढा बनाइए, षडोकासी से का बनाइए, आदेश प्रत्यय से सा बनाइए, आदेश प्रत्यय से सा को शा बनाइए और जोड़ दिए तो क्या बन जाएगा? रूह, रोह, रोढ़, रोड, रोक, रोक्षति। लिह धातु है तो लिह को लेह किया, लेह करने के बाद लेढ़, होढ़ा सूत्र लगा, लेढ़ को षडोकासी से ढा को का हुआ, लेक बना, और लेक आदेश प्रत्यय से सा को शा हुआ और जोड़ दिया तो लेख क्षति बन गया आपका। ठीक है, मिया धातु को मेह, मेढ़, मेढ़, मेघ क्षति, वह को उसी प्रकार वक्षति। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो हा को ढा करने की प्रक्रिया है ना, ये आपको बहुत यूज में आएगी। आप अभ्यास करते जाइए निरंतर, तो आपको बना रहेगा। ठीक है, अब देखिए वेट हकारांत धातु आ रही है। कौन सी धातु आ रही है? अब वेट हकारांत है, इसका मतलब क्या है? हाँ, अब देखिए सबसे पहले एक बार इडागम करेंगे। पहले हम इडागम कर लेते हैं। ठीक है, तो द्रोह धातु को इष्यति जोड़ेंगे तो द्रोह को गुण किया तो द्रोह, द्रोह प्लस इष्यति द्रोहिष्यति, मोह मोहिष्यति, स्नेह को स्नेह, स्नेह प्लस इष्यति स्नेहिष्यति, मोहिष्यति, त्रिह है, क्या है? त्रिह को गुण करेंगे, किससे करेंगे?
और ये तो पंचम उपदेश से गुण करेंगे। तो क्या हो जाए, तर हो गया, तरह, तरह प्लस इष्यति तरहिष्यति, स्त्री तरह प्लस इष्यति तरहिष्यति, और ब्रियः बर्हिष्यति, और त्रिमः त्रिमिष्यति। इसमें त्रिमिष्यति क्यों होगा? क्योंकि उपधा में रु वर्ण नहीं है, अनुस्वार है। हाँ, उपधा में क्या है? री नहीं है, अनुस्वार। ठीक है, अब चलते हैं हम एक बार इनकी धातुओं के ऊपर अनिट प्रत्यय लगाएंगे। जब मतलब इडागम नहीं होगा, तो सबसे पहला विचार क्या था हमारा कि इनमें से कौन सा वर्ण हमारा तृतीय आदि है। देख लीजिए एक बार, तो द है आपका तृतीय आदि, और एक ब है। ठीक है कि नहीं है? इन्होंने यहाँ पर बर्क्षति बनाया, यहाँ पर भर्क्षति बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए? एक सेकंड रुकिए, जिसके यहाँ पर आवाज आ रही है वो बंद कर लीजिए। ठीक है, ब्रिय धातु है, इसका क्या होना चाहिए? भर्क्षति बनना चाहिए। तो इसके रूप देख लेते हैं एक बार। एक सेकंड, सॉरी और भी ऊपर नहीं महोदय, अनिट हमें वेट धातु चाहिए ना, हम सेठ धातु को देख रहे थे। हमें वो तुदादी का है। हाँ, तुदादी गण की वेट धातु चाहिए हमें। ठीक है, तो जब इसके दो रूप बनेंगे, तो जब इसमें गए तो बर्क्षति क्यों बन रहा है? ये इसको भर्क्षति होना चाहिए ना। भर्क्षति होना चाहिए क्योंकि ये बीच में वो ढ आ जाता है ना। बिल्कुल महोदय, क्योंकि इसको भर्क्षति होना चाहिए। एक बार इस पे देखेंगे। ठीक है, कोई इस पे मतलब अगर भर्क्षति नहीं हुआ है या हुआ है, देखता हूँ इसको। ठीक है मैं, और तब तक इसके बाद इस धातु को मैं देखता हूँ, तब तक और धातु बना लेते हैं। ठीक है, अब ध्रुव धातु है आपकी। कौन सी धातु है? ध्रुव। क्या करेंगे? दकार आदि है, तो आपको ये पता लग गया, जब आप घोड़ा से ढा कर लेंगे तो ढा करने के बाद में चतुर्थ मिल जाएगा, आपकी 34 संख्या पूरी हो जाएगी। 34 बनने के बाद में क्या कर देंगे? 34 को क्या बना देंगे? 44 बना लेंगे। ठीक है, 44। अब जब 44 बन जाए आपका, अब इसके बाद में सापर में है, सापर में होगा, मतलब प्रथम वर्ण करना है तो 41 बना लेंगे। और यदि आपका कोई तृतीय चतुर्थ वर्ण होता तो क्या बनाते? 43 बनाते। मतलब कि उसमें क्या होता है? झषस थतोड़ धोधा से धा हो जाता। पर यहाँ पर क्या लग रहा है? खरीचा। क्या लग रहा है महोदय यहाँ पर? ठीक है, खरीचा। अब आपने देखिए, ये आपने अब ग्रह धातु हो गई, चक्ष धातु, ये तो हो गए ना हमारा। सॉरी, अब चलते हैं हमारी ग्रह धातु का बना, चक्ष धातु का भी हमने बना लिया। ठीक है, अज धातु का भी हमने बना लिया था। अब इदुपद धातु पे चल लें। किस पे चल लें? इदुपद धातु। महोदय, वो एक प्रश्न अभी भी आंसर नहीं हुआ ना। कौन सा महोदय? वो ये लगा था ना, हमारा उपसर्ग लगाया, तभी वो निर का निश कैसा हो गया? देखिए, सूत्र है आपका इदुपदस्य चा प्रत्ययस्य। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो निर है, ये आपका प्रत्यय की अप्रत्यय है? 341 प्रत्यय है कि अप्रत्यय है? निर प्रत्यय है, ये उपसर्ग है। उपसर्ग है, अप्रत्यय है। मतलब क्योंकि इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, तो ये कहता है कि इत और उत उपधा में हो। क्या हो? उपधा में, ह्रस्व ई उपधा में हो अथवा ह्रस्व ई उपधा में हो। अप्रत्यय की उपधा में यदि ह्रस्व ई हो और ह्रस्व उ हो तो क्या होता है? विसर्ग को श आदेश होता है। क्या आदेश होता है? अब देखिए, आपका शब्द था
आपका उपसर्ग क्या था? निर, और उसके बाद में क्या आया? कुश। क्या आया? कुश आया। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर वो हमने समझ क्या कर गए दिया? सर, समझ गए। हाँ, विसर्ग हो जाएगा, विसर्ग हो। फिर ये उपो से तो वो बताया ये हो था, जाएगा। श्योर। बसाने में विसर्जन से हमने क्या कर लिया? इसको विसर्ग बना लिया। ठीक है, विसर्ग बनाया। अब विसर्ग बनाने के बाद में इसको क्या हुआ? कुप्पो का पहुंचा और की प्राप्ति हुई। एक बार विसर्ग रहता और एक बार वो रहता, पर लेकिन इसने क्या कर दिया? कह दिया कि यदि अप्रत्यय की उपधा में ई और उ हो, तो अप्रत्यय की उपधा में ई उ है कि नहीं है? है। तो क्या और क्या होता है? उसके विसर्ग को क्या होता है? मूर्धन्य शकार होता है। जब विसर्ग को मूर्धन्य शकार हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? निश बन जाएगा। और क्या बन गया? निष्कुश बन गया आपका। ठीक है, और अब बाकी प्रक्रिया आपको सिखा दी है। ठीक है महोदय, सूत्र क्या आपका? सूत्र इदुपधस्य चाप प्रत्ययस्य। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है महोदय, ठीक। अब इसके बाद हमारी इदुपद धातु, कुटादि इदुपद धातु आ रही है। कौन सी धातु आ रही है? कुटादि इदुपद धातु। अब ये कुटादि का प्रयोजन क्या है? कोई बता सकता है? कोई है महोदय सर? कुटादि वो इससे भिन्न करते उद्वत नित्वत माने जाते हैं कुटादि को, गांग कुटादि सूत्र से। जी, गांग कुटा दिव्य से कैसे मानते हैं? गितपत। हाँ। अब गितपत मानने का प्रयोजन क्या है? कि जब आगे वाला जो कुटादि धातुओं के बाद में जब आपका कोई प्रत्यय होगा और यदि वो यित नहीं है और नित नहीं है, यित नहीं है और नित नहीं है, तो वो कैसा हो जाएगा? ङितवत हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? ङितवत। और जब ङितवत हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुण निषेध नहीं होगा, गुण निषेध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गुण निषेध हो जाएगा। और गुण निषेध हो जाएगा तो जो इकारांत जिन धातु गुण प्राप्त होगा तो उनको गुण नहीं होगा। बीज धातु के बाद में भी सेठ प्रत्यय होता है तो उसको भी गुण निषेध हो जाता है। तो गुण निषेध हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? आपको क्या करना है? जैसे धातु आई आपकी, और उकारांत धातु में भी यही करना है। अब कुछ धातु है, कुछ प्लस क्या है? इष्यति। कुछ प्लस इष्यति। इसको क्या होना चाहिए था? पुगंत लघु उपस्थित से कोचिष्यति होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? कोचिष्यति। पर इसको हुआ क्या है महोदय? सिर्फ जोड़ा दिया रह जाएगा। हाँ, तो आपका फिर कुछ का कुछ ही रह जाएगा क्योंकि गुण नहीं होगा। गुण आपका नहीं होगा क्योंकि जो आगे वाला जो प्रत्यय हो ङितवत हो गया। ङितवत का प्रयोजन ही ये है कि गुण वृद्धि ना हो। ठीक है, तो कुछ प्लस कुचिष्यति, कुट प्लस कुटिष्यति, स्फुट प्लस स्फुटिष्यति, त्रुट प्लस त्रुटिष्यति, चुट प्लस चुटिष्यति। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सभी धातुएं आपकी कैसी हैं? आपकी कुटादि धातु है। ठीक है ना? हाँ, कुटादि में कौन से धातु आते हैं? ये यहाँ नीचे इतने ही है क्या? ये देख लीजिए, बस इतने ही है ना? हाँ, ये महोदय, और कुछ उसमें आपको बता दिए हैं। 35 है ना? 35 है ना? ये कितनी? 35 है ना? पहले आपने बोला था। 35 है। हाँ, 35 है ना? 35। जी 35 है। कुछ अजंत भी हैं इसमें। ठीक है, और अजंत वाली आपको वहां बता दी, अजंत के उसमें बता दी थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए ऋदुपद धातु आई। कौन सी धातु आई आपकी? ऋदुपद। और वैसे तो आपको ये सारी प्रक्रिया पढ़ चुके हैं आप, कि उपधा में क्या होगा? उपधा में बस गुण करना है, और यदि कुटादि होगा तो गुण नहीं करना है बस। अब धातु है कृप धातु। तो कृप धातु क्या होता है? सूत्र आपका क्या है? त्रिपोरोला। सूत्र क्या है? त्रिपोरोला। अब त्रिपोरोला है तो क्या होगा महोदय? इस कृप धातु के हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हो जाएगा। अब कुलृप होने के बाद में आपको क्या करना है? आपको बताइए क्या करेंगे? विकल्प से इडागम करना है। एक बार कल्पशति बनेगा, एक बार कल्पिष्यति बनेगा। एक बार कल्पशति बनेगा और एक बार कल्पिष्यति बनेगा। ठीक है, कल्पिष्यति। ठीक है महोदय? हाँ।
अब देखिए वो सिर्फ समझ में नहीं आया एक बार आत्मनेपदी कैसे बन गया वो? आत्मनेपदी इसलिए बन गया क्योंकि वैसे ही क्लिप धातु जो है ये सेठ धातु है। कैसी धातु है? सेठ है। सेठ है कि अनिट है ये देखते हैं, ठीक है महोदय। हाँ। तो तप वप शप स्वप क्षिप तिप लिप छुप लुप त्रिप द्रिप सृप आप, इसमें नहीं आई कृप धातु। हाँ। तो कृप धातु इसमें नहीं आई, इसका मतलब क्या है कि कृप सेठ धातु है। हमारी सेठ धातु है। सेठ है। अब जब सेठ है तो सेठ होने के बाद क्या हुआ कि इसको हमने इसको परस्मै पद और आत्मनेपद दोनों में क्या होना चाहिए था? इट का आगम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए। पर सूत्र है तासी च क्लृपः। सूत्र क्या है? तासी च क्लृपः। इस सूत्र के द्वारा क्या हो गया आपका कि यहाँ पर कि परस्मै पद में, आपने इसकी व्याख्या करी थी पहले भी, कि परस्मै पद में इटागम नहीं होता है और आत्मनेपद में इटागम होता है। तो यहाँ पर जब परस्मै पद में इटागम नहीं होगा तो कल्पस्यति बनेगा, और जब आत्मनेपद में इटागम हो जाए तो क्या बनेगा? कल्पिष्यति। ठीक है। ये अब निजंत धातु के लिए लिट लकार के रूप बनाने की विधि हम कब बताएंगे? जब आप निजंत धातु को पढ़ लेंगे, ठीक है ना। सन्नंत की जब बताएंगे, जब सन्नंत पढ़ लेंगे, यगंत की जब बताएंगे, जब यगंत पढ़ लेंगे, ठीक है। हाँ जी बोलिए। ये 290 पेज पे जो है विज धातु जो दिया है 290 पेज पे 290। एक सेकंड तो बस निकालने वहाँ में पे टाइम लगेगा। हाँ हाँ बोलिए। तो वहाँ पे वो इट आगम किया है, और बाकी जो शेष अनिट जकारांत धातु है उसमें भी विज धातु दिया है, तो वहाँ पे गुण कर दिया है, तो यहाँ पे क्यों नहीं किया? विज धातु वहां पर गुण कर दिया है? आपका कौन सा पेज है? विज धातु जो है इडागम होने, ये देखिए विज धातु आपकी कितनी है, पहले ये देखिए। विज धातु आपकी अभी जो नीचे है विज धातु आपकी कितनी है? 3 है। कितनी है? 3 है, ठीक है। अब देखिए वो सूत्र कह रहा है विज इट। क्या कह रहा है सूत्र? इट मतलब कि इट कहने का मतलब क्या है कि सेठ प्रत्यय। विज धातु के बाद में यदि इट सेठ प्रत्यय होगा तभी वो क्या करेगा? इंगितवत करेगा, ठीक है। तो जो सबसे ऊपर वाली धातु है विजिर विज, विजिर पृथक भावे, ये जो धातु है ये कैसी धातु है? आपकी अनिट धातु है। तो इस अनिट धातु के बाद में सेठ प्रत्यय मिल सकता है क्या? नहीं मिलेगा। जब इस अनिट धातु में सेठ प्रत्यय नहीं मिलेगा तो क्या करना है आपको? विज को गुण कर देना है, वेज, ठीक है ना। नहीं, लेकिन हमें कैसा पता चलेगा कि उसके आगे दिया है कि बीच को वेज किया है, वेग वो किया आपके ऊपर है ना, आप कौन सी धातु का प्रयोग कर रही हैं। आप जोहत्यादिगण के अनिट धातु का प्रयोग कर रही हैं या तुदादिगण की सेठ धातु और रुद्रादिगण की सेठ धातु का प्रयोग कर रही हैं, वो आपके ऊपर है। अच्छा, ठीक है माता जी। हाँ, समझ में आ रहा है? धन्यवाद। अब आपका ये लिट लकार पूरा हो गया, ठीक है। अगली कक्षा में हम इसकी चर्चा करेंगे। हम अगली कक्षा में हम इसकी चर्चा करेंगे लिंग लकार की, ठीक है। वैसे देखिए लिंग लकार में कुछ नहीं है, पहले आप लिट लकार तैयार कर लीजिए। सारा का सारा प्रक्रिया पूरी लिंग लकार की भी वैसी ही है, ठीक है। अब चलते हैं, हमारे पास समय कितना है? अभी 26 मिनट है, तो हम लोग कुछ सूत्रों को पढ़ते हैं, ठीक है। महोदय ये निजंत वाला बाद में देखते हैं क्या? जी महोदय, क्योंकि ये देखिए जब निजंत की प्रक्रिया सीखेंगे तो एक साथ फिर निजंत में लिट लकार से लगाना सीख लेंगे, ठीक है महोदय। ठीक है। पहले निजंत से सीखेंगे, पहले सनंत में सीखेंगे तो सनंत में लिट लगाना सीख लेंगे कैसे करते हैं, ठीक है। वो तो आसान है, उसको उनको लगाना आसान है, उनको लगाने में ज्यादा कठिनाई नहीं है, ठीक है महोदय। ठीक है। हाँ जी बोलिए। महोदय, ये जैसे अम में पूरा का पूरा म बचा है तो ये कैसे हो? क्या फिर से एक बार बोलिए। अम जो लगता है, अम आगम होता है, हाँ जी, पूरा का पूरा म बचता है। पूरा का पूरा माँ नहीं बचता है, अम में माँ होता है, हलंत होता है अम, हाँ, ठीक है। अम हलंत है और उसके बाद में हलंत होने के कारण उसके बाद में
अम में माँ की संज्ञा कर देंगे, आ बचेगा। तो जब आ और री मिलेगा, देखिए 8 धातु, जितनी भी 8 धातु हैं आपकी, वो कैसी हैं? आपकी रिकारांत है। कैसी हैं? रिकारांत है। तो रिकारांत होने के कारण वहाँ इको एनर्जी से यन हो जाएगा। बाद में आ करेंगे तो इको एनर्जी से यण हो जाएगा, और जब यण हो जाएगा आपका, तो क्या करना है फिर आपको? र हो जाता है। आपको कुछ नहीं करना है, यण करने के बाद आपको जुड़ जाएगा, तो अलग अलग बन जाएंगे। ठीक है, री को रा हो जाएगा। अब देखिए, बस एक चीज का याद रखिएगा कि आपकी जो धातु, आपका जो वो है, क्या कहते हैं, सूत्र हैं, 2 सूत्र हैं अमागम करने वाले। एक नित्य करता है 2 धातु के लिए, सृज दृशो और झल्य मकिति, और एक कैसे करता है? विकल्प से करता है, अनुदात्तस्य चर्दुपदस्य अन्यतरस्य। मतलब ये टोटल धातु 8 धातुओं को होता है। कितने धातुओं को होता है? 8 धातु को होता है। ठीक है, जब आप धातु पाठ देखेंगे माता जी का, ये मतलब इडागम देखेंगी, तो इडागम में देखिए पहले धातु आपकी क्या है? सृज धातु। कौन सी है? पहली बात, एक चीज और, ये सारी की सारी जो 8 धातु है जिनको अम का आगम होता है, ये सारी की सारी कैसी हैं आपकी? अनिट है। कैसी हैं? अनिट है। पर लेकिन इन अनिट धातुओं में से कुछ धातु शायद आपकी वेट भी है, शायद त्रिप द्रिप हो गई वेट, और देखते हैं। ठीक है, कौन कौन सी वेट है। अब देखिए यहाँ पर निज को नेज कैसे बना? विज को वेज, पुगंत लघुपद, जैसे भूज को भोज, पुगंत लघुपद। सृज को सृज कैसे बन गया? अभी वो सूत्र पढ़ा ना अभी। सृज दृशोल झल्य मकिति। हाँ, ठीक है, तो सृज दृशोल झल्य मकिति से सृज को सृज बनता है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों का प्रश्न बाद में हो सकता था, सोचेंगे कि यहाँ पर सृज को सृज कैसे बना, इसलिए सृज दृशोल झल्य मकिति से अमागम किया, तो सृज को सृज बन गया। एक ही रूप क्यों बना है? क्योंकि नित्य से करता है। कैसे करता है वो? ठीक है, समझ आपको? वो नित्य करता है, इस कारण से आपका एक ही रूप बना। फिर नीचे गए हम लोग मस्ज में, मस्ज को मंज कैसे बन गया? कोई बताएगा? को संयोग लोप हो गया। कौन सा सूत्र है? नहीं, पहले तो संयोग, हाँ, मस्जी नसोल जली, वो बहुत बढ़िया आपने बोला। ठीक है, अब अच्छा, अब देखिए कि ये भ्रज को क्या हुआ? संयोगाद्य सूत्र से सकार का लोप हो गया। नहीं, इसको संयोगाद्योरंत चिन्ह लगाइए। सूत्र मैंने पूरा एक सूत्र पढ़ाया है, विकल्प से करता है भ्रज धातु के लिए। बताइए क्या सूत्र है? भ्रजो रो पदयो रमन्य तरस्याम। देखिए, भ्रजो रो पदयो रमन्य तरस्याम है कि नहीं है? बताइए सूत्र। रम आदेश होता है, अगम होता है। ठीक है, तो जब आप उपधा के स्थान पर, र के स्थान पर आप अमागम कर देंगे, तो क्या बन जाएगा? वो अमागम होते क्या करते हैं? रम आगम करते हैं, रम। तो एक बार क्या बन जाएगा? भर्ज बन जाए, नहीं क्या, रो पदयो रमन, हाँ रम करते हैं, रम आगम करते हैं। राम आगम एक बार भ्रज बनेगा, भ्रज का भर्ज हो जाएगा, भ्रज बनेगा एक बार। और जब आप राम आगम नहीं करेंगे तो इसको संयोगाद्योरंते च शिष्टा का लोप कर दीजिए, और री को उपधा मान करके पुगंत लघुपद शिष्टा से गुण करके क्या बन जाएगा? भर्ज बन जाएगा। ठीक है, ये इन सबको छिद को खेत, छिद को छेद गुण होकर के हो रहा है। ठीक है, छिद को छेद, क्रोध को क्रोध, ये सब गुण हो रहा है, मन को हन। अब देखिए यहाँ पर आए जब आप, तो इसमें देखिए त्रिप तर्प, त्रिप को क्या बनाया? तर्प बनाया, त्रिप और त्रप, 3 रूप बनाए आपके। कितने रूप बनाए? सॉरी, 2 रूप बनाए। कितने रूप है? 2 रूप, एक तर्प और एक त्रप। ठीक है, त्रिप को तर्प कब बनेगा?
गंत लघु पदस्य गंत लघु पदस्य गुण करेंगे। त्रिप को तर्प कब बनेगा? जब आप गुण नहीं करेंगे, मतलब गुण नहीं, वो क्या कहते हैं, गुण कर देंगे, अमागम नहीं करेंगे, ठीक है ना। जब अमागम नहीं करेंगे तो गुण होकर के क्या हो जाएगा? तर्प बन जाएगा। और जब अमागम कर देंगे तो क्या हो जाएगा? री को रपर होकर क्या हो जाएगा? त्रा हो जाएगा, मतलब सॉरी रपर कह रहा हूँ, यण होकर के रा हो गया तो त्रप बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार द्रिप को दर्प और द्रप दो रूप बनेंगे, सिर्प को सर्प और सरप, ठीक है। ये देखिए सारी धातु अनिट है, याद रखिएगा, और कुछ वेट भी हैं। अब देखिए दृश्य को दृश्य कैसे बन गया? वो दृश्य वाला सूत्र है ना, सृज दृश्य वाला सूत्र। जी दृश्योर दृश्य झल्यम। मैं आपको इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको अभ्यास हो जाए। श्रीजी दृश्योर झल्यम, दृश्य को क्या हो गया? दृश्य हो गया। मृष है, मृष को मर्ष कैसे हुआ? कितनी धातु करता है? पुगंत लघु पदस्य। नहीं, हाँ मृष को क्या हो गया? मर्ष हो गया पुगंत लघु पदस्य, ठीक है। पर मृष कैसे हुआ? दूसरा सूत्र है मृष धातु का। पर मृष कैसे हुआ ये बताइए? अम का आगम, अम का आगम, अम का आगम हो गया, ठीक है। तो विकल्प से करता है, इसलिए एक रूप गुण करके बना हुआ एक बार बस। दृश को भी करता है तो एक बार स्पर्श, एक बार स्पर्श, दंश, ठीक है। दंश, इसमें तो दंश संज संजाम शपी से शब का लोप, ये ना का लोप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दंश संज संजाम शपी से दंश के ना का लोप होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं, वो शब प्रत्यय पर होना पर ही होता है। बिल्कुल, सब प्रत्यय पर निर्भर करता है। वो कब करता है? सब प्रत्यय के। यहाँ शब प्रत्यय थोड़ी ना है। आर धातुक में आपको शब प्रत्यय मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए जो त्रिप धातु थी, त्रिप और द्रिप, ये दोनों धातु आपकी कैसी थी? वेट थी। कैसी थी आपकी? वैसे तो अनिट है पर क्या वेट है, पर अनिट है तो अनिट थी पर वेट हो गई। तो अब इसके रूप कितने बनेंगे? 3 रूप बनते हैं। एक तो त्रिप को गुण कर दें तो तर्प बनता है, रपर और अमागम कर दें तो त्रप बनता है, और जब इट आगम करेंगे तो ना तो अमागम होगा, सीधा गुण होकर के तर्प प्लस इता तर्पिता बन जाएगा, ठीक। मतलब तर्प प्लस इष्यति तर्पिष्यति, ठीक है। इसी प्रकार दर्पशति, द्रप्स्यति और दर्पिष्यति, ठीक है। ये जो आप सीख रहे हैं ना, आपने एक बार सीख लिया तो ये सारे देखिए सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। ये जो आपने एक बार रूप सीख लिया ना, ये जो पढ़ लिया सूत्र आपने, श्री दृशोल झल्ले मकिति, ये सूत्र सिर्फ इसके लिए नहीं है, आगे के लिए भी है, ठीक है। तो मन टाइट करके पढ़ते रहिए, ठीक है। मजबूत मैं करवा दूंगा। महोदय एक बार ये वापस बोलिए ना, त्रुप का या दीप का जो 3 बार रूप बनता है ना, वो वापस बोलिए ना जरा, ठीक है। त्रिप धातु है, तो जब त्रिप धातु को हम गुण करेंगे, जब सबसे मेन काम क्या है पहले हमारा? पहले मेन काम क्या हमारा? सेट और अनिट प्रत्यय लगाने। कैसे प्रत्यय लगाने? सेट और अनिट प्रत्यय लगाना। तो जब सेट प्रत्यय लगाएंगे तो वो कहता है सृजित झल पर होने पर ही करता है। कब करता है? अमागम कब होता है? झल पर होने पर, ठीक है। अब जब हम इट आगम कर देंगे तो झल मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो आपको अम नहीं करना है, सीधा गुण करके तर्प प्लस इष्यति तर्पिष्यति बन जाएगा। जब आप अनिट प्रत्यय लगाएंगे सति प्रत्यय तो त्रिप रहेगा। त्रिप के बाद में सति लगाएंगे तो एक बार क्या करेंगे? अमागम करेंगे तो त्रिप को क्या बन जाएगा? त्रप, त्रप प्लस सति त्रप सति बनेगा। और जब एक बार अमागम नहीं होगा तो त्रिप को क्या रहेगा? त्रिप का त्रिप ही रहेगा, फिर उसको गुण कर देंगे तो तर्प बन जाएगा, तर्प प्लस सति तर्प सति, ठीक है। समझ में आ रहा है? धन्यवाद। हाँ जी महोदय, धन्यवाद। अब इतना आपने सीख लिया, आपको सब कुछ बता दिया। और किसी को कोई प्रश्न तो पूछ लीजिएगा। कुछ सूत्र है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ आपको। अब आप लोग बहुत अच्छे लेवल पर पहुंच गए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे लेवल पहुंच गए, इसलिए आपको पढ़ा रहा हूँ। सूत्र है आपका अलोन्त्यस्य। क्या सूत्र है आपका? सबसे पहले हम ये समझते हैं, देखिए आपने देखा होगा कभी कभी मैं ये कहता हूँ कि पूरे संपूर्ण के स्थान पे आदेश करना है। जैसे मैंने कहा कि अस धातु के स्थान पर भू आदेश होता है, कहा ना। देखिए माइक ऑफ करिए जिनके यहाँ से आवाज आ रही है।
मेरे को ये कैसे पता लगा कि अस धातु के स्थान पर भू आदेश होता है, मतलब संपूर्ण अस धातु के स्थान पे होता है। और जैसे हम लोग कहीं कहीं पर क्या होता है, जैसे नहोधा सूत्र पढ़ा हमने, क्या सूत्र पढ़ा था कि न धातु के हा के स्थान पर धा होता है। तो ये कैसे पता लगा मुझे कि हा के मतलब हा के स्थान पर होता है? किसने बुलाया? कभी तो हम पूरे संपूर्ण के स्थान पर करते हैं, कभी अंतिम वर्ण के स्थान पर करते हैं। ये कौन आकर के बताता है हमें? तो वो अंतिम वर्ण को बताने के लिए कौन कहता, क्या सूत्र हमारा अलोन्त्यस्य। ये सूत्र बताता है कि अंतिम वर्ण के स्थान पर कार्य को कहाँ करो, अंतिम स्थान पर कार्य करो। अब देखिए स्थान पर कार्य करने के लिए कहता है, तो जब हमें ही कैसे पता लगता है कि किसके स्थान पर कार्य करना है? तो कौन सी विभक्ति होती है उसमें? षष्ठी विभक्ति। जब षष्ठी विभक्ति होती है तभी तो हम निर्णय करते हैं ना कि इसके स्थान पर कार्य होगा। आपने देखा है इतने सारे सूत्र पढ़े आपने, सभी सूत्रों में लगभग आपको षष्ठी विभक्ति दिखती है, ठीक है। तो आपको तब पता लगता है कि जैसे सृज दृशो हो है, सृज और दृश्य इन दोनों में षष्ठी विभक्ति है, तभी तो आपको पता लगा कि इन दोनों धातुओं को काम होगा, ठीक है ना। अब देखिए कि कहता है षष्ठी विभक्ति विभक्त्या निर्दिष्ट शब्दस्य, कि षष्ठी विभक्ति के द्वारा जो शब्द निर्दिष्ट होगा, जैसे कि नहोधा, ये नहोधा में न धातु न मतलब नहोधा, ये षष्ठी विभक्ति, नहो जो है नह, ये षष्ठी विभक्ति से युक्त शब्द है कि नहीं है? तो यदि षष्ठी विभक्ति से युक्त शब्द को कार्य आदेश कोई प्राप्त होता है तो वो आदेश कहाँ होता है? अंतिम वर्ण के स्थान पर। कहाँ होता है? अगर षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी विभक्ति के कहाँ होगा? अंतिम वर्ण के स्थान पर होगा। ये सूत्र आकर के बताता है। मुझे अपने आप सपने नहीं आते कि मतलब कि अंतिम वर्ण के स्थान पर कार्य करना है या फिर पूरे संपूर्ण के स्थान पर कार्य करना है, ठीक है। इसने क्या कहा? अंतिम वर्ण के स्थान पर कहा। समझ में आया सभी को? ये कैसा सूत्र है? परिभाषा सूत्र है। कैसा सूत्र है? परिभाषा सूत्र। ये परिभाषा सूत्र होते क्या है? तो कहते हैं अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। क्या कहते हैं? अनियमे नियमकार्य परिभाषा। तो कह रहे हैं अनियम क्या होता है? ये कह रहे हैं अनियम आप सभी लोग जानते हैं कि अनियम मतलब कि निश्चित ना होना। मतलब जैसे हमने कह दिया कि पढ़ने के लिए नियम करो, पढ़ने के लिए नियम बनाओ, मतलब कि पढ़ने का टाइम निश्चित करो। क्या करो? निश्चित, कि ये ही करना है तुम्हें। तुम्हारा, अब हम बोलेंगे तुम्हारा पढ़ने का टाइम कोई निश्चित नहीं है, अर्थात तुम्हारे पढ़ने का अनियम हो रखा है, ठीक है। तो जब अनियम होता है, कोई निश्चित नहीं होता है, तो वहां पर जो शब्द, जो सूत्र आकर निश्चित करता है कि ये करो, इस प्रकार करो, तो वो सूत्र क्या होता है? परिभाषा सूत्र कहलाता है। अब एक बार और बताइए। अनियम अभी बता रहा हूँ महोदय, पूरी व्याख्या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी देखिए जैसे नहोधा सूत्र है। अब नह धातु को हमें इतना तो पता लग गया कि नह धातु के स्थान पर हमें धा करना है। क्या करना है? नह धातु के स्थान पर धा करना है। नह धातु के स्थान पर होगा, हमें कैसे पता लगा? कि षष्ठी विभक्ति है। अब नह धातु में भी तो 3 वर्ण है आपके, कि न के स्थान पर करें या अ के स्थान पर करें या ह के स्थान पर करें। निश्चित है क्या आपका? निश्चित नहीं है। निश्चित नहीं है, अनिश्चित है। तो जब अनिश्चित अर्थात अनियम है, तो नियम नहीं बना हुआ कि किसके स्थान पे करना है, ये नियम नहीं बना है। अब कोई सूत्र आकर के बता दे कि इसके स्थान पर करो, तो वो नियम करेगा, निश्चित करेगा कि नहीं करेगा? तो अर्थात जो सूत्र आकर नियम करे कि यहाँ करना है, आपको यहाँ करना है, वो सूत्र परिभाषा सूत्र कहलाता है। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा, कि जब अनियम होता है उस समय जो सूत्र नियम करता है वो सूत्र कैसे सूत्र कहलाते हैं? परिभाषा सूत्र। अब अलोन्त्यस्य आया। अब हम ये परेशान हो रहे थे किसके स्थान पे करें, किसके स्थान पे करें। अलोन्त्यस्य आया, उसने कहा अंतिम वर्ण के स्थान पर होता है। षष्ठी विभक्ति से युक्त हो तो अंतिम के। अब हमें क्लियर हो गया कि अंतिम वर्ण के स्थान पर, ह के स्थान पर ही हमें ध करना है। क्या करना है? तो निश्चित हुआ कि नहीं हुआ?
जो सूत्र ये बताए निश्चित करे वो क्या सूत्र होता है? परिभाषा सूत्र होता है। कैसा सूत्र होता है? ठीक है ना। एक बार हल्की संस्कृत पढ़ के इन्होंने क्या बताया वो समझिए। जो बात मैंने बोली है वो सही है कि नहीं है? देखिए, अनियमे नियमकारिणी परिभाषा इत्यनेन परिभाषा सूत्राणाम प्रयोजनम स्पष्टीक्रियते। ठीक है। अब परिभाषा सूत्रों का प्रयोजन स्पष्ट कर रहे हैं। कह रहे हैं यत्र कस्यचन सूत्रस्य अर्थ ज्ञाने संदेहः जायते। यदि किसी सूत्र के अर्थ करने में हमें दिक्कत हो रही है, समस्या हो रही है, हम अर्थ नहीं कर पा रहे, यत्र कस्यचन सूत्रस्य अर्थ ज्ञाने संदेहः जायते तर्हि तस्य संदेहस्य निवारणं परिभाषा सूत्राणि कुर्वन्ति। उस संदेह का निवारण कौन करता है? परिभाषा सूत्र करते हैं। ठीक है। जैसे यथा वर्तमान सूत्रेण प्रोक्तया परिभाषया एतद् ज्ञायते। जैसे वर्तमान सूत्र हमारा क्या है? अलोन्त्यस्य। ठीक है। ये क्या परिभाषा कर रहा है? जैसे कि किसी सूत्र ने कहा, जैसे नहोधा, यहाँ इन्होंने कस्मिंश्चित् लिखा है। क्या लिखा है यहाँ इन्होंने? कस्मिंश्चित्। हम यहाँ पर नहोधा ले लें या कोई भी सूत्र ले लें, ठीक है, तो उस सूत्र में षष्ठी निर्दिष्ट है कि नहीं है? नहोधा में नः शब्द षष्ठी निर्दिष्ट है। उक्तः अस्ति परंतु अयम आदेशः कस्य वर्णस्य भवति। पर ये आदेश किस वर्ण के स्थान पर हो? आपने ये तो कह दिया कि नः के हा के स्थान पे, नः के स्थान पर धा हो जाए, पर किसके स्थान पे हो? क्या अस्मिन् विषये स्पष्ट रूपेण उक्तम नास्ति, कि स्पष्ट रूप से निर्देश नहीं है। तर्हि सः आदेशः तस्य शब्दस्य केवलम अंतिम वर्णस्य एव करणीयः, कि अंतिम वर्ण के स्थान पर ही होता है। ये हमारा निश्चित किसने किया? अलोन्त्यस्य ने। समझ में आया महोदय? भरत महोदय? हाँ, समझ में आ गया महोदय। मेरा एक प्रश्न है इसके साथ। अभी इसका डोमेन यानी इसका इफेक्ट कहाँ तक रहेगा? पूरे अष्टाध्यायी में लगेगा नहीं? जी, पूरे अष्टाध्यायी में लगेगा महोदय। ठीक है। अब इसके अपवाद सूत्रों पर चर्चा करें थोड़ी। जी जरूर। सूत्र आया, अगला सूत्र आया अनेकालशित सर्वस्य। हेलो, हाँ बोलिए महोदय। आपकी आवाज कट हो गई थी बिल्कुल। अच्छा, कट हो गई थी। हाँ, अब आ रही है? अब आ रही है। तो मेरा प्रश्न ये था कि इस परिभाषा का व्याप्ति जो है पूरे अष्टाध्यायी में रहेगा ना? जी जी, परिभाषा सूत्र है, ये अष्टाध्यायी के लिए बनाया गया, पूरी अष्टाध्यायी के लिए, इसलिए पूरी अष्टाध्यायी में लगेगा। ठीक है, यानी सभी सूत्रों में लगेगा, इसका कोई ऐसा अनुवृत्ति जैसा लिमिटेड नहीं है। हाँ, सभी सूत्रों का कहने का मतलब क्या है? जहां जहां पर अनियम होगा। हाँ, और इसके जहां जहां प्रसक्ति रहेगी वहां लगेगी ये। हाँ, वहां जहां जहां प्रसक्ति रहेगी वहां लगेगा। ठीक है महोदय? ठीक। और मैं अब आपको मैंने ये पढ़ा दिया है, तो अब आपको जब भी सूत्र पढ़ाया करूंगा ना, उसमें बीच में एक बार चर्चा कर लिया करूंगा। ठीक है। अब सूत्र है अनेकालशित सर्वस्य। क्या सूत्र है? अनेकालशित सर्वस्य। इसमें देखिए, अनेकाल मतलब, अनेकाल आप लोग समझते होंगे, अल मतलब सारे वर्ण, अल मतलब सारे स्वर और व्यंजन, और अनेक मतलब सभी स्वर और व्यंजन। अनेकाल और शित, इसमें प्रथमा विभक्ति है। ठीक है। और सर्वस्य में क्या है? षष्ठी विभक्ति है। ठीक है। अब देखिए कि यदि किसी आदेश में अनेक अल हो, किसी आदेश में अनेक अल हो, तो वो जो आपका फिर अलोन्त्यस्य आया। क्या आया? अलोन्त्यस्य। सूत्र है हमारा अस्तेर भू। क्या सूत्र है महोदय? फिर से मेरा इंटरनेट प्रॉब्लम हो गया, मैं थोड़ा मिस कर गया। अनेकाल का मतलब क्या है? कि अल मतलब होता है महोदय स्वर और व्यंजन, टोटल सारे अक्षर। हाँ, सारे वर्ण। और अनेकाल मतलब कि किसी में सारे, एक अल से ज्यादा होंगे तो सारे अनेक अल होंगे। जैसे अस है, अल बोलने से सारे आ गए है ना, फिर अनेकाल क्यों बोलना? सारे आ गए। अनेकाल मतलब क्या समझिए, ये मान लीजिए ध है। ठीक है। नहोदा, ये ध है। ठीक है। ये केवल ध है। ये एक अल है कि दो अल है? एक अल है। अब अस है, इस अस में एक अल है कि दो अल है?
दो हैं। अब अच्छा एक से ज्यादा क्या होते हैं, अनेक होते हैं कि नहीं होते हैं? अच्छा, ऐसे बोलना है, ठीक है, हाँ, समझ इसी गए। प्रकार से, ठीक है। तो जब यदि किसी आदेश में अनेक अल हो, अब देखिए जैसे कि अस धातु के स्थान पर हम क्या कर रहे हैं, भू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? हाँ, अनेकाल को एक काल कर रहे हैं। देखिए, अब नहीं, अस के स्थान, ये भी अनेकाल ही है। हाँ अभी समझिए महोदय, ठीक है। अब देखिए अस धातु के स्थान पे भू कर रहे हैं, तो अस में षष्ठी विभक्ति है, तो अलोन्त्य से आया, उसने कहा कि स के स्थान पर भू कर दो, क्या कर दो, स के स्थान पर, तो स के स्थान पर भू होना चाहिए। पर सूत्र आया अनेकाल षित सर्वस्य, क्या सूत्र है? यदि जो आप षित प्रत्यय पर होने पर नहीं, षित को भी समझाऊंगा, अभी आप केवल अनेकाल को समझिए। किसको समझिए? केवल अनेकाल को, ठीक है। अब देखिए कि अब भू में अनेकल है कि नहीं है? यदि आपका जो आदेश हो उसमें अनेकल हो तो संपूर्ण के स्थान पर होता है। किसके स्थान पर होता है? संपूर्ण के स्थान पर। अब जब इन दोनों सूत्रों का अर्थ बनाया तो क्या बना कि यदि एकल होगा आदेश तो अंतिम के स्थान पर बैठेगा, और यदि अनेकल होगा तो कहाँ बैठेगा? संपूर्ण के स्थान पर बैठेगा। अब आपको पता लगा कि मेरे को कैसे पता लगता है कि संपूर्ण अस धातु के स्थान पे भू होगा? ठीक है, क्योंकि अनेकाल षित सर्वस्य कहता है कि अनेकल आदेश होगा तो संपूर्ण के स्थान पे बैठेगा। कहाँ बैठेगा? ठीक है ना, क्लियर हो गया महोदय? हाँ। इसी प्रकार जैसे मान लीजिए ब्रुवो वची ही, कि ब्रू धातु को क्या आदेश होता है? वच। अब आपने देखा कि ब्रू धातु के स्थान पर कर रहे हैं, इसका मतलब ऊ के स्थान पे होना चाहिए अलोन्त्य से, पर अनेकाल षित सर्वस्य ने क्या कहते हैं? अनेकल हो, तो वच में कितने अल है? 3 अल है। अनेकल होने के कारण ये कहाँ बैठेगा? पूरे संपूर्ण भू रूप के स्थान पे बैठेगा। ठीक है, ठीक है महोदय? ठीक। अब अर्थात यदि एकल हो तो अंतिम के स्थान पर, और यदि अनेकल हो तो क्या बैठेगा महोदय? संपूर्ण के। ठीक है, अभी हमने अनेकाल के ऊपर चर्चा कर ली। अब ये षित का क्या है? जिसका महोदय, जिसका ये आदेश होने वाला है वो अनेकाल होना चाहिए ना? हाँ, अब ये चीज, एक चीज याद रख लीजिए, आपने बोला तो अनेकाल और एकाल, इसका ज्ञान हम कब करते हैं? इत संज्ञा होने के बाद करते हैं। कब करते हैं? ठीक है महोदय, कि यदि ये शब्द अनेकाल है या एकाल है, ये कैसे पता लगेगा? तो इत संज्ञा करने के बाद पता लगेगा। ठीक है, अब देखिए एकाल होगा तो कहाँ बैठेगा और अनेकाल होगा तो कहाँ बैठेगा? वापस बताइए थोड़ा। चलिए नेहा हमारे माता जी बताएंगी। काल है तो वो अंतिम अच के स्थान पर बैठेगा। अच के स्थान पर नहीं, ये आपने गलती कर। हाँ सॉरी, हाँ अंतिम अल के स्थान पर बैठेगा, वर्ण के स्थान पर। और अनेकाल है तो वो पूरे संपूर्ण, हाँ संपूर्ण इस पे आ जाएगा, जैसे अस के स्थान पे भू आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमने अनेकाल के ऊपर समझ लिया। ठीक है, अलोन्त्य से एकाल को बिठाएगा और अनेकाल किसको, अनेकाल षित सर्वस्य किसको बिठाएगा? अनेकल वालों को संपूर्ण के स्थान पे। अब ये षित क्या है? तो कहते हैं कि यदि किसी, अब देखिए जैसे सूत्र देखता हूं मैं, आपको बताता हूं। सूत्र है इदम इश। इदम शब्द है आपका, कौन सा शब्द है? इदम। और इश, इदम शब्द के स्थान पर इश होता है। क्या होता है भरत महोदय? ध्यान समझिएगा। इदम के स्थान पे क्या होता है? इश होता है। अब इश में तालव्य शाकीर संज्ञा किसने कर दी? हलन्त्यम ने। अब ये ई एकाल है कि अनेकाल है? एकाल। तो आपने का क्या, आपका नियम क्या था अभी तक? कि एकाल होगा तो अलोन्त्य से और अनेकाल होगा तो षित सर्वस्य, मतलब संपूर्ण के स्थान पे। अब ये एकाल है, इसका मतलब कहाँ होना चाहिए? कि माँ के स्थान पे होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? पर इस पर लेकिन ये कैसा है? षित है। कैसा है? षित है, क्योंकि शाकित संज्ञा हमने अलोन्त्य से शाकित, अब षित है। यदि तो सर्वस्य हो जाएगा। षित हो
यदि कोई आदेश शित हो तब भी वो कैसे हो जाएगा आपका, संपूर्ण के स्थान पे हो जाएगा। संपूर्ण के जगह पे तो होगा। संपूर्ण इदम के स्थान पर ई होकर क्या हो जाता है, ई संपूर्ण इदम के स्थान पे ई हो गया तो इस ई बचा केवल। ठीक है महोदय, हाँ समझ गया। याद रखिएगा अनेकाल और शित इसलिए बोला गया सूत्र का नाम अनेकाल शित सर्वस्य। सर्वस्य मतलब संपूर्ण के स्थान। संपूर्ण का। अब कह रहे हैं ठीक है भैया एक और सूत्र पढ़ ले महोदय, 2 सूत्र हाँ। और हैं। ये देखिए मैं आपको क्रम से पढ़ाते चल रहा हूँ। अभी अनेकाल से उठा के पढ़ा दिया। अब अलोन्त्यस्य सूत्र आया, ठीक है। अब अलोन्त्यस्य के बाद आया ङिच्च सूत्र। क्या सूत्र है? ङिच्च। हाँ। तो अलोन्त्यस्य के बाद है तो अंत्यस्य की अनुवृत्ति जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी। अंत्यस्य की अनुवृत्ति गई, अंत्यस्य की अनुवृत्ति गई तो क्या ङिच्च। यदि ङकार की इत संज्ञा होगी तब भी कहाँ बैठेगा? अंतिम के स्थान पे बैठेगा। कहाँ बैठेगा? अगर ङकार की इत संज्ञा होगी तब भी कहाँ बैठेगा? मतलब अंतिम के स्थान पे बैठेगा। यानी कुछ समझ में नहीं आया कि अलोन्त्यस्य से ही अंतिम के स्थान पे बैठ सकता है तो ङिच्च की सूत्र की क्या जरूरत है? ङिच्च सूत्र की क्या जरूरत है? तो कह रहे हैं देखिए सूत्र है अनंगसौ। क्या सूत्र है? अनंगसौ। ठीक है, ये सूत्र कहता है, अनंगसौ सूत्र कहता है कि सखी शब्द के स्थान पर अनंग होता है। सखी शब्द के स्थान पर क्या होता है? अनंग होता है। मतलब सखी शब्द को अनंग आदेश होता है। क्या आदेश होता है सखी शब्द को? अनंग आदेश होता है। अब सखी शब्द है स ही, अब इसको अनंग करना है। कह रहे हैं कि अरे अभी तो अनेकल है इसमें, तो कह रहे हैं अनेकल का भी विचार मत करो, इत संज्ञा करने के बाद विचार करो। इत संज्ञा कर लिया हमने तो अन बचा। क्या बचा? न अन। आ की उपदेश जना से किससे कर दिया, अन बचा। कह रहे अभी भी अनेकाल है। अनेकल है कि नहीं है महोदय? अनेकल है कि नहीं है? है। अनेकल है इसका मतलब क्या है कि संपूर्ण के स्थान पर, संपूर्ण के स्थान पर होना चाहिए था सखी शब्द के संपूर्ण के स्थान पर। पर सूत्र ने कह दिया अलोन्त्यस्य के बाद पढ़ा है तो ङिच्च। यदि ङकार की संज्ञा हो तब भी कहाँ बैठेगा? अलोन्त्यस्य। अगर ङकार की संज्ञा होगी तब तो कहाँ बैठेगा? अंतिम के स्थान पर बैठेगा। कहाँ बैठेगा? अंतिम के स्थान पर। अगर देखिए किसी आदेश में श की संज्ञा है तो संपूर्ण के स्थान पर, यदि ङ की संज्ञा है तो अनेकाल को छोड़ दीजिए, अनेकाल एकाल को भूल जाइए। यदि ठीक है ना, तो ई के स्थान पे बैठ गया तो क्या बन गया आपका? सख बचा और अन जुड़ के क्या बन गया आपका? सखन। सखन बना। ठीक है महोदय। हाँ। अब हम 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, अब आप ध्यान समझिए। बहुत मेरे हिसाब से तो महोदय मैं बहुत अच्छे से ये बता रहा हूँ क्योंकि आपको मैंने जो पढ़ा था नहीं पढ़ पाया था। ऐसे 2 भागों में बांटे हम, एकाल और अनेकाल को बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? एकाल अनेकाल। यदि एकाल है तो कहाँ बैठेगा? अंतिम के स्थान पे। और यदि अनेकाल है तो कहाँ बैठेगा? संपूर्ण के स्थान। ये सूत्र कौन सा था? 7113। ये 113 उसमें क्या कहते हैं अनंगसौ सूत्र। 7113 में है ना? 7193 अनंगसौ ये तो 93 में है, पर लेकिन जो आपको मैं पहले पढ़ा रहा था वो तो आपने 11 के हैं। ठीक है ना? हाँ। अब देखिए सूत्र का अर्थ बता रहा हूँ, आप ध्यान समझिएगा। ठीक है, तीनों सूत्रों का अर्थ मिलाकर बता रहा हूँ। सबसे पहले विचार करिए कि जो आदेश है वो एकल है कि अनेकल है। ठीक है, यदि एकल होगा तो कहाँ बैठेगा महोदय? एकल है तो अंतिम वर्ण के स्थान सूत्र के साथ। एकल है तो अंतिम वर्ण के स्थान पर बैठेगा आदेश। ठीक है, और यदि अनेकल हो तो संपूर्ण स्थान पर। अब देखिए यदि तालव्य श की संज्ञा हो और ङकार की संज्ञा हो तो आप एकाल और अनेकाल को भूल जाइए, उससे मतलब नहीं है। फिर
उससे मतलब नहीं है हमारा। यदि ङ की संज्ञा होगी तो अंतिम में बैठेगा, और श की संज्ञा होगी तो कहाँ बैठेगा? संपूर्ण स्थान। समझ में आया मोदे? हाँ हाँ। कैसे हमने विभाजन किया, ये आपका पूरे व्याकरण में लगेगा। इतनी चीज है पूरे व्याकरण में घटेगी, ठीक है? अरे महोदय, अनुनासिक जो पंचम वर्ण है उसकी कहीं भी इत संज्ञा हुई तो अंतिम में लगेगा, ऐसे होगा? जैसे मतलब देख, क्या मतलब समझा नहीं मैं। जैसे न की इत संज्ञा आप बोले ना, तो हाँ, न जो पंचम वर्ण जहाँ भी पंचम वर्ण की देखिए, इत संज्ञा हुई, एक बात याद रखिए, आप जो शब्द बोलते हैं उसकी व्याप्ति अनेक शब्द अनेक वर्णों में नहीं होनी चाहिए। आप यदि पंचम बोलेंगे तो न म सब आ जाएंगे, सभी पंचम आ जाएंगे, और यदि केवल ङ बोलेंगे तो केवल ङ ही आएगा। तो ये जो नित्य सूत्र है केवल ङ बोलता है, पंचम नहीं बोलता है। अगर इसे ऐसा बोलना होता तो ये वो क्या बोलता? अनुनासिकम च, क्या बोलता? समझ में? अगर सभी को लेना होता तो अनुनासिकम च बोलता, ठीक है? नी षष्ठी विभक्ति है क्या न का? नित्य है महोदय, षष्ठी नहीं है, नित्य है, नित्य। हाँ, नित्य है। अच्छा, ओके। नित्य प्लस तपरीकरण किया है उसका। जी महोदय, तपरीकरण नहीं किया यहाँ पर। कह रहे हैं नकार इत यस्य संगित। बोलिए एक बार मेरे साथ बोलिए, नकार इत यस्य संगित। कहने नकार इत है जिसका वो क्या है? नित है। पकार इत यस्य सह पित। प इत है जिसका वो क्या है? पित है, ठीक है महोदय? हाँ। तपरकरण की जरूरत नहीं है, तपरकरण स्वरों में होता है, ठीक है महोदय? करेक्ट, हाँ। अब एक सूत्र है, क्रम से चलने गए तो ये आपको ये समझ में आ रहा है ना अच्छे से? अब आदेव परस्य आया, ये भी किसका अपवाद है? अलोन्त्यस्य का अपवाद है। ये भी क्या है? इस सूत्र को आपको अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा, ठीक है? ठीक। इस सूत्र को अगली कक्षा में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस सूत्र के लिए मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा आपको, पर लेकिन इतना याद रखिएगा, इतनी चीज याद रखिएगा कि कैसे मैंने विभाजन किया है। अब एक दो जगह इसको घटा लेते हैं, ठीक है महोदय? हाँ। जहां स्पष्ट निर्देश नहीं होता है कि किसके स्थान पर कार्य करना, वहां पर ही होता है। जैसे कहा कि दंश के नकार का लोप होता है, दंश में नकार का स्पष्ट ग्रहण कर दिया कि नहीं करना, कि नकार के स्थान पर ही करना है। निश्चित कर दिया कि नहीं कर दिया? कर दिया। निश्चित कर दिया है तो परिभाषा सूत्र की क्या जरूरत है? ना, परिभाषा सूत्र का बात है अनियम होने पे, ठीक है? जैसे सूत्र लेते हैं, देखते हैं कोई सूत्र मिल जाए हमें। जैसे मान लीजिए नहोधा हो गया हमारा, ठीक है? और कई सारे सूत्र महोदय अब ध्यान नहीं आ रहे। चलिए मैं बताते रहेंगे तो देख सकते हैं ना। हाँ, जैसे मतलब कि सूत्र पाठ में नीचे उदाहरण होते हैं ना। हाँ, सूत्र पाठ इसमें उदाहरण इतने नहीं होंगे, पर लेकिन देखते हैं उदाहरण इन्होंने कितने दिए हैं। एक तो ये उदाहरण दे दिया इन्होंने त्यदादि नाम का, जो आपने पढ़ा नहीं है, ठीक है ना? इदगुण यहाँ भी नहीं पढ़ा। जैसे लेते महोदय, सूत्र है आपका संयोगान्तस्य लोपः। क्या बोला महोदय? संयोगान्तस्य लोप। तो अब आपने समझा है ना थोड़ा, इस सूत्र को बहुत अच्छे से समझाता हूँ। इस सूत्र में ना लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। कहते हैं संयोगान्तस्य, संयोगान्तस्य लोपः। इसने कह दिया संयोग के अंतिम वर्ण का लोप होता है। सब लोग ये समझते हैं, क्या समझते हैं?
अंतिम वर्ण। क्या समझते हैं महोदय? संयोग के अंतिम वर्ण का लोप होता है। ये सोचते हैं कि ये सूत्र कह रहा है कि संयोग के अंतिम वर्ण का लोप होता है, पर जबकि ये कहता है कि अंतिम संयोग का लोप होता है। ये कहता है कि अंतिम संयोग का लोप होता है। ठीक है, कुछ समझ में आया मुझे? हाँ, समझ में आया। वो लोग कहते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने क्रा दे दिया, ठीक है, क्रा दे दिया मैंने, ठीक है, और इसके बाद मैंने दे दिया आपको फिर क्रा, फिर क्रम, कुछ भी, मतलब ऐसे कुछ भी बता रहा हूँ मैं ऐसे करके। जैसे इसके बाद फिर मैंने कुछ का दिया और इसके बाद में फिर मैंने, और इसके बाद फिर मैंने सा और ना दे दिया, ठीक है, स्ना दे दिया। अब देखिए कृष्ण शब्द हो गया आपका, ठीक है, ये मान लीजिए एक शब्द है, ऐसे आपको मिलेंगे श्लोक। इसका अर्थ करते हैं कि संयोग के अंतिम वर्ण का लोप होता है। सब लोग क्या करते हैं, ये अर्थ मतलब कई लोग अर्थ करते हैं इस सूत्र के द्वारा, सोचते हैं कि संयोग के अंतिम वर्ण का लोप होता है। तो संयोग तो का और रा का संयोग है कि नहीं है, और सा और ना का संयोग है, तो फिर तो अभी रा का, तो आप रा का संयोग करें, लोप करने लगेंगे नहीं करेंगे, मतलब का और रा का लोप होने लगेगा। हाँ, बस तो ये सूत्र कहता है हाँ। संयोग अंतस्य लोपः, हाँ। कि संयोग के अंतिम वर्ण का लोप होता है। का और रा का संयोग है और संयोग का अंतिम वर्ण क्या है, रा, तो लोप कर दीजिए उसका। सा और ना में संयोग है, संयोग का अंतिम वर्ण क्या है, ना, इसका लोप कर दीजिए। ठीक है, तो हर जगह बीच में भी होने लगता है कि नहीं होने लगता, बताइए? होने लगता। पर इस सूत्र का अब अर्थ हम ये करेंगे कि अंतिम संयोग का लोप होता है। किसका लोप होता है? अंतिम संयोग। ये कौन से सूत्र से समझेगा? ये किसी सूत्र से नहीं, समास के ऊपर डिपेंड होता है महोदय, ठीक है? ठीक है, कि अंतिम संयोग का लोप होता है। अंतिम संयोग का लोप होता है, इसका मतलब क्रा में लोप प्राप्त होगा क्या? नहीं। अच्छा, इसमें समास विच्छेदन करेंगे तो हम संयोगस्य अंतस्य है क्या वो? संयोगस्य अंतस्य, संयोग का अंतिम, या फिर कर लेंगे विशेषण लगा देंगे महोदय, विशेषण विशेष का कर लेंगे, हो जाएगा अंतिम संयोगस्य। तो अंतिम संयोग का मतलब हो जाएगा, ठीक है? ये क्या कर्मधारय संयोग है? कर्मधारय लगा लीजिएगा विशेष करके, ठीक है? अब देखिए, जब हमने ये अर्थ किया कि अंतिम संयोग का लोप हो गया, तो सा और ना का लोप प्राप्त हुआ, क्योंकि इसने अंतिम संयोग का कहा है, ये तो नहीं कहा कि अब सा और ना का लोप प्राप्त होने लग गया। किसका लोप प्राप्त होने लग गया? फिर सूत्र आया अलोन्त्यस्य। सूत्र क्या आया? अलोन्त्यस्य। कि लोप भी एक आदेश होता है, लोप भी एक आदेश ही होता है। मतलब आदेश क्या होता है? आदेश मतलब हम किसी के स्थान पर हटाना आदेश कहलाता है। किसी के स्थान पर हटाना आदेश कर रहा है, तो ना को हम हटा रहे हैं कि नहीं हटा रहे हैं? हटा रहे हैं। तो ना को हटा रहे हैं, इस कारण से लोप भी एक आदेश हो गया। तो कहाँ स्पष्ट नहीं है कि सा के स्थान पर करना है कि ना के स्थान पर करना है। तो क्या होगा? अलोन्त्य से अंतिम ना के स्थान पर होगा। ठीक है महोदय? हाँ। तो अब इसका अर्थ करेंगे तो क्या बनेगा? अंतिम संयोग के अंतिम वर्ण का लोप होता है। क्या अर्थ बनेगा? अंतिम संयोग का अंतिम वर्ण का लोप होता है। अंतिम संयोग, इतना शब्द आया संयोग अंतस्य से, ठीक है? और अंतिम वर्ण का लोप होता है, ये कहां से आया? अंतिम वर्ण अलोन्त्यस्य। इतना समझ में आया आपको सभी को? ये आपको हो गया। और अनेकाल से सर्वस्य के तो आप बहुत देख सकते हैं, जैसे अजय व्यगय अपो, कि अज धातु के स्थान पर क्या होता है? वी होता है। पढ़े आपने घय और आपको छूकर? अब अज के, अब वी अनेकाल है तो संपूर्ण के स्थान पर हो गया, तो वी हो गया। ठीक है महोदय? हाँ। अब किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, फिर वरना हम क्लास का समापन करते हैं। ठीक है? हाँ, वक्त भी हो गया, समापन कर सकते हैं जी। आप वो प्रकृति भाव संधि भी थोड़ा एक्सप्लेन करने वाले थे एक क्लास में। हाँ, तो अगली क्लास में अगर समय, देखिए अगली क्लास में लिंक लगा रहे हैं। इसके बाद आपको याद दिलाइएगा मेरे को, आदेश परस्य और प्रकृति भाव संधि अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है आपको?
सभी को। दूसरा कौन सा? प्रकृति भाव। जी, प्रकृति भाव से। ठीक है, तो हाँ, सर्वेभ्यो नमो नमः। धन्यवाद महोदय। धन्यवाद महोदय। नमः आचार्य। नमो नमः आचार्य।